बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। व्यूअर्स, कल के प्रोग्राम में बहुत मज़ा आया। हमारे 3 आवर का एक मैराथन प्रोग्राम था। कल सारा दिन हमने पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की 61st एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। आई होप कि आपको हमारी ट्रांसमिशंस पसंद आई होंगी और आपको कुछ पीटीवी की हिस्ट्री के बारे में, हमारे लेजेंड्स के बारे में, हमारे लिविंग लेजेंड्स के बारे में, हमारे आर्टिस्ट के बारे में कुछ पता चला होगा। हमारी तो हमेशा कोशिश होती है द मदर इंस्टीट्यूशन के उन चीज़ों की बात करें जो यूज़फुल होती हैं, जो पते की होती हैं। कल मैंने ऑनर एक बात की तो बहुत से लोगों ने ना मुझे मैसेज किया, तो मैंने सोचा कि आज इसी टॉपिक पे हम बात करते हैं। कल मैंने बात की कि मेरा जो घर भी बना उसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट पीटीवी को जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं यहाँ पे जॉब कर रही थी, यहाँ पे काम करके सेविंग करके, और मुझे गाइड किसने किया कि तुम घर बनाना शुरू कर दो, इंशाल्लाह बन जाएगा। हमारे जनरल मैनेजर कैसर शरीफ साहब ने, लाहौर सेंटर के, उस वक्त वो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे हमारे मॉर्निंग शो के। जब उन्होंने मुझे गाइड किया ऑलमोस्ट 10 साल पहले, बल्कि 10 साल हो गए हैं, क्योंकि इस दिसंबर में घर बने 8 साल हो जाएंगे, तो कोई 2 साल 1.5 साल तो लगे थे बनाने में। तो बड़े लोगों ने कहा कि माशाल्लाह आपका घर बड़ा अच्छा, आपको मुबारक हो कि आपने अपना घर बना लिया, हमारा तो बस ख्वाब ही है कि घर बने। तो जब इस किस्म के मैसेजेस आ रहे थे मुबारक के भी और साथ में लोगों के कि आप भी मेरे लिए भी दुआ करें, मेरा भी घर बन जाए, हम तो ज़मीन भी नहीं अफोर्ड करते, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ वो चीज़ शेयर करती हूँ जो मैंने की, जिसके थ्रू मैं अपना घर बना पाई। देखिए व्यूअर्स, कोई भी इंसान, वर्किंग पर्सन, स्पेशली अपने करियर के शुरू में या पहले 10-15 साल इतने ज़्यादा पैसे नहीं कमा रहा होता ज़्यादातर। ऑब्वियसली कुछ लोग बड़े लकी होते हैं जिनको बहुत हाई फाई, बहुत महंगी, मतलब बहुत ज़्यादा सैलरी वाली जॉब्स मिल जाती है, लेकिन यूजुअली इंसान ज़ीरो से शुरू करता है, स्ट्रगल पीरियड होता है, फिर थोड़ा बंदा इस्टेब्लिश होता है। एक मिस्टेक जो बहुत से लोग करते हैं, जिस पे आज मैं बात करना चाहूँगी, वो ये है कि अपने घर का ख्वाब तो हर इंसान, लड़का लड़की, ट्रांसजेंडर, बुज़ुर्ग, बच्चा, इवन छोटे बच्चे से अगर को डांटो तो आगे से कहता है जब मेरा अपना घर होगा ना तो मैं ये करूँगा, या जब मेरा अपना घर होगा तो मैं ये करूँगी। तो अपना घर तो हर बंदे का एक तो राइट भी है, ऑब्वियसली अल्लाह हर बंदे को साहिब हैसियत करे कि वो अपना घर अफोर्ड करे, अपने घर अपनी छत के अंडर रहे। लेकिन ये होगा कैसे? इसका एक फॉर्मूला है जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो मैंने अपनी बहुत सी फ्रेंड्स के साथ और मीडिया के लोगों के साथ भी शेयर किया। कुछ में बहुत से लोगों ने कहा तुमने तो बहुत छोटी उम्र पे घर बना लिया। मैंने कहा येस, बिकॉज मैंने फाइनेंशियली अपने आप को एक सर्टन तरीके से मैनेज किया। एक तो अगर आपका ख्वाब है अपना घर बनाना, तो जो एक्स्ट्रा फनकारियाँ होती हैं, जैसे कि हर सीज़न में, गर्मियों में, हर सीज़न में जब सर्दियां आएँ तो 6-6 सूट भी लेने हैं, अगर आप फीमेल हैं, अगर मेल हैं तो आपने अपनी वार्डरोब्स भी पूरी करनी है। देखें, जब घर बनाना होता है ना, थोड़ा सा पेट काटना पड़ता है, थोड़ा सा अपने एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस को कंट्रोल में लाना होता है, जिनको हम लग्जरीज़ कहते हैं। मुझे याद है कि जब मैंने घर बनाना था, मेरे साथ ही जो मेरे मीडिया की और फ्रेंड्स होती थी, वो कोई प्रोजेक्ट करती थी, 2-3 बड़े प्रोजेक्ट्स किए, अच्छे पैसे कमा लिए, तो वो पैसे सेव करके छुट्टियों पे चली जाती थी। मैं हमेशा ये सोचती थी कि यार छुट्टी पे जाने के लिए 8-10 लाख पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए आपको चाहिए। टिकट लिया आपने जगह अपनी बुक की, साथ में आपने को डॉलर शॉलर भी अरेंज किए, तो कोई 10 लाख तक तो हो जाता है। रियलिस्टिक बात करूँ तो 15 लाख तक खर्चा हो जाता है अगर आप कहीं पाकिस्तान से दूर भी जा रहे हो। लेकिन अगर दुबई तक जाना हो, श्रीलंका तक, बैंकॉक तक भी, तो आपको को 10 लाख जमा करने। तो मैं सोचती थी कि यार अगर मैं इतने पैसे जमा करूँगी, तो अगर मैं उसको किसी ऐसी चीज़ में डाल दूँ जिसमें वो बढ़ जाए अमाउंट, तो क्या वो बेहतर ऑप्शन नहीं होगा? यानी कि जैसे कि कोई ज़मीन हो गई, या कोई ऐसी चीज़ हो गई, कोई फ़ाइल हो गई, जैसे कि चलिए डीएचए का एग्जांपल लेते हैं। अब अगर आपका ख्वाब है कि आपने किसी भी डीएचए में, पूरे पाकिस्तान में डीएचए हैं, क्वेटा में भी है, मुल्तान में भी है, लाहौर में भी है, हर जगह, आपने किसी भी डीएचए में अगर घर ख़रीदना है डिफेंस में, तो रियलिस्टिक बात यह है कि खड़े खड़े कैश पे उठाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता। सो मेरा भी ख्वाब था कि मैंने डीएचए में ही रहना है लाहौर में। मैंने क्या किया, छोटे छोटी जगहों पे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। छोटी छोटी से मुराद कोई 2.5 मरले की एक जगह थी, बड़े कम कीमत में बिक रही थी, और मेरे पास इतने पैसा, मतलब 3-4 लाख कम थे, बट इतने जमा थे कि मैं ले लूँ। मुझे किसी ने कहा तुम ये ले लो इन्वेस्टमेंट के तौर पे, ये और 6 महीने साल में इसकी कीमत बहुत बढ़ जाएगी। मैंने सोचा यार इधर तो मैंने रहना नहीं है, और यही मैंने कहा। आगे से मुझे जवाब क्या है,
ये रहने के लिए नहीं ले रही, ये इन्वेस्टमेंट के लिए ले रही हो और अपने पैसों को लॉक कर रही हो कि पैसे अगर अकाउंट में पड़े रहते हैं तो बंदा खर्च कर देता है। तो बेहतर ये है कि कोई ऐसी चीज़ ले लो जिसमें आगे बढ़ने का मौका है। और वही 2.5 मरले का जो मैंने फॉर एग्जांपल उस वक्त कोई 15 या 20 लाख रुपए, 15-18 लाख का पड़ा होगा उस वक्त, वही 2.5 मरले की ज़मीन जो है जब मैंने सेल की ऑलमोस्ट साल बाद तो वो 40 लाख की बिकी। अब आप फ़र्क देख रहे हैं, क्योंकि वो अच्छे टाइम पे और किसी ने एक अच्छा मशवरा दिया, मैंने उसमें इन्वेस्ट कर लिया, अच्छा उसमें मुझे प्रॉफिट हुआ। इसी तरह 2-3 और छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स की, जब वो इन्वेस्टमेंट्स और अच्छा एक और चीज़ की, उस वक्त मैं काम कर रही थी प्राइवेट सेक्टर में एक और चैनल पे, नाम ले लेती हूँ, उन्होंने भला किया तो लेना भी चाहिए नाम। उस वक्त मैं काम कर रही थी एक्सप्रेस पे, तो मुझे याद है, और ये पीटीवी ज्वाइन करने से पहले की बात है, अभी ज़मीन मैंने बाय द वे पीटीवी ज्वाइन करने से पहले ख़रीदी थी, राइट। सो मैंने क्या किया कि मैंने उनसे बात की जाके कि देखिए आप मेरी सैलरीज में से, कॉन्ट्रैक्ट मेरा आपके साथ पूरे साल का है, 6 महीने मैंने आपके साथ काम कर लिया, 6 महीने पड़े, आप 3 महीने की सैलरी या तो मुझे साथ दे दें या 3 महीने की सैलरी दे के फिर हर महीने मुझे आधी आधी सैलरी अगले 6 महीने के लिए दे दें, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के अंडर हूँ, मैंने तो कहीं नहीं जाना। उनसे रिक्वेस्ट की, उनकी मेहरबानी, उन्होंने लोन दे दिया। यहाँ पे मैं बिलाल लखानी का नाम ज़रूर लूँगी, थैंक यू सो मच। उस वक्त अगर वो मेरी सपोर्ट ना करते और मेरी बात ना सुनते बॉस, तो शायद ये मामला ना हो पाता। उन्होंने मुझे कुछ लोन दिया, कुछ ये जो मेरी इन्वेस्टमेंट्स थी इनको सेल किया, और आप सोचें कि उस वक्त में DHA के एक फ़ेज़ में मैंने 2 कनाल ज़मीन ख़रीद ली, 2 कनाल ख़रीदी। मेरे जैसे बंदे की सच्ची बात है औकात नहीं थी, लेकिन अच्छे मशवरे मिले, अच्छी एडवाइस मिली, छोटी छोटी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट की, वो चीज़ें जब सेल की उनसे पैसे आए, मेरे ख्याल से उस वक्त कोई 70 लाख जमा हुए थे। उसके बाद लोन लिया 30 लाख का, वो ज्वाइन किए, उनको ज्वाइन करके आप सोचें अच्छे वक्त में कोई 15 साल 12-13 साल पहले मैंने ख़रीद नहीं, पीटीवी को ज्वाइन करके थे हाँ, तो ऑलमोस्ट 16 साल पहले मैंने 2 कनाल ज़मीन ख़रीद ली। आज व्यूअर्स उसी ज़मीन को आप जब बेचने के लिए जाते हैं तो वो 4 या 5 करोड़ से कम की नहीं है पर कनाल। तो आप सोचें कि वो डबल ट्रिपल फ्रिपल हो गए। ये मशवरा मैं आपको इसलिए दे रही हूँ व्यूअर्स, क्योंकि कोई ये बातें बताता नहीं है। लोग ना अपने पास ऐसे सीक्रेट के तौर पे रखते हैं कि जैसे पता नहीं अगर किसी और का घर बन जाएगा तो शायद उनको नुकसान हो जाएगा। मेरी तो यही ख्वाहिश है कि किसी भी इंसान को कभी किराए पे रहना ना पड़े। जो पैसे वो खर्च करें वो अपने ही घर के ऊपर करें, उसको बेहतर करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए, अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। सबसे पहला घर बनाने का स्टेप ये है कि आपके पास ज़मीन हो। अगर तो आपके पास ज़मीन है तो आप टेंशन ना लें, आगे जाके हमने कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स बुलाए हैं जो हमें गाइड करेंगे कि अगर आपके पास ज़मीन है तो आप किस तरह मुनासिब रेट्स में और तरीके से अपने घर को बना सकते हैं। ये तो हम आपको आगे मशवरा देंगे। लेकिन अगर ज़मीन नहीं है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे लिए बड़ा ज़रूरी था कि आपको गाइडेंस दूँ। उस दिन मैं कराची से लाहौर आ रही थी ये लास्ट वीकेंड, तो जहाज़ पे एक यंग मैन साथ बैठे हुए थे, मुझे सॉरी व्यूअर्स उनका नाम नहीं याद। ही वॉज प्रॉबली 28-29 साल के, 30 साल का नहीं था अभी, क्योंकि मैं ये कह रहा था कि जी अभी तो मैं 30 का भी नहीं हूँ तो घर के बारे में मैं क्यों सोचूं। तो उसने मुझे कहा कि जी मैंने आपकी यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, आपका घर बड़ा प्यारा है। मैंने कहा इस घर को बनाने के पीछे भी बड़ी स्टोरी है। कहते लेकिन आपने तो बड़ी देर पहले अपना घर बना लिया, बहुत से आर्टिस्ट नहीं अफोर्ड करते। मैंने कहा प्रॉब्लम यह है कि आर्टिस्ट लोग जनरली जब हम यंग होते हैं हमें ज़्यादा शौक़ होता है दिखावे का, कि महंगी गाड़ी ले लें, महंगी कपड़े पहने, महंगी ज्वेलरी ले लें, महंगे कपड़े, जूते, बैग्स, जो दिखने वाली चीज़ें हैं। घर तो लोग बड़े कम आते हैं या रेयर होता है कि आपके घर लोग आएँ। तो यंग एज पे आपको एक ही प्रायोरिटी होती है कि यार रह तो रहे हैं अम्मा पापा के घर में, खैर है, चिल सीन है, या अगर किराए पे भी रह रहे हैं तो कोई मतलब कवर हो रहा है, डजेंट मैटर। एक्चुअली यंग एज पे जब अभी शादी नहीं हुई हुई होती, अभी बच्चे नहीं हुए हुए होते, ज़्यादा आसान होता है इन्वेस्ट करना, क्योंकि जब शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं तो खर्चे भी बढ़ जाते हैं। और ऑफ कोर्स हर बच्चा अपनी किस्मत का लेके आता है घर के अंदर, हर बच्चा बरकतें लेके आता है, लेकिन उस स्टेज पे अखराजात भी बढ़ जाते हैं। ये राइट स्टेज है जब बंदा 25 से लेके 30 की उम्र के बीच में होता है कि आप अपनी सेविंग्स की तरफ जाएं। अपनी हर सैलरी में से आप अब सोचें कि जैसे अगर आपकी 20,000 रुपये सैलरी है तो आप अपने दिमाग में कहें मेरी तनख्वाह सिर्फ 15,000 है, जो 5,000 आते हैं वो मैंने जैसे किसी को देने हैं, जैसे वो उधार है, और वो आप एक सेपरेट अकाउंट में हर महीने डालने शुरू कर दें। एक पॉइंट आएगा जहाँ पे आप कोई छोटी मोटी चीज़ खरीद पाएंगे। आपने वो छोटी मोटी चीज़ खरीदी, उसको रख दिया,
अब ये वो जगह नहीं है जहाँ पे आपने रहना है, ये वो जगह है जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है ताकि कल को आप उसे सेल करके किसी ऐसी जगह पे घर ले सके जहाँ पे आप घर लेना चाहते हैं, ज़मीन लेना चाहते हैं। उसके साथ साथ छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स की। अब सोने को देखें, सोने की कीमत कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। अच्छे वक्तों में जिन लोगों ने सोना खरीदा, आज वो इतने खुश हैं कि भाई हम तो एक 10 तोले की वो बेच के अपनी पूरी मतलब अगले 4 साल सुकून से गुजार सकते हैं। सो पॉइंट मेरा ये है व्यूअर्स कि इंटेलिजेंटली चलना होता है, सिर्फ पैसे कमाने नहीं होते, उन पैसों को खर्च करना भी आना चाहिए और उससे बढ़ के उन पैसों को सेव करना आना चाहिए। अगर कोई भी इंसान ये बैठ के सोच रहा है, अनलेस वो करोड़पति है या अरबपति है, कि वो खड़े खड़े ऐसे करके घर खरीद लेगा, ऐसा नहीं होता। मेरे जैसे बंदे ने भी ऐसे ही घर बनाया है। आपको सच बताऊं तो बहुत से लोग इस इंडस्ट्री में, आप रेशम जी को देखें, सबा जी को देखें, सबा कमर को देखें, मैं विशायत को देखें, सब ने जमा कर करके जोड़ के फिर इन्वेस्टमेंट्स करके फिर आगे घरों की तरफ गए। क्योंकि हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि ये हवाई रोजी है मीडिया की, कुछ पता नहीं कल को क्या हो। बट किसी के पास भी 8 करोड़, 6 करोड़, 3 करोड़, 2 करोड़ पड़े नहीं होते ऐसे करके खर्च करने को। सो जोड़ें, इन्वेस्टमेंट्स करें, छोटी छोटी करें, उन छोटी छोटी को सेल करके बड़ी इन्वेस्टमेंट करें। और फिर मैंने जब ज़मीन खरीदी व्यूअर्स, तो ज़मीन खरीदने के को 8 साल बाद के 7 साल बाद मैं घर बनाने की तरफ गई। और तब बनाने के लिए गई जब मेरे पास सिर्फ ग्रे स्ट्रक्चर के, यानी कि वो जो सिर्फ एक ढांचा होता है उसको खड़ा करने के पैसे थे और नहीं थे। वो तो अल्लाह का बड़ा करम हुआ कि घर बनाना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बहुत करम है। 2-3 बड़ी कैंपेन्स आई, एक बड़ी ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बनी, पीटीवी के साथ भी जॉब थी, अल्लाह का शुक्र है मिलजुल के हो गया। बट उस वक्त भी इन्वेस्टमेंट्स करती रही, छोटी छोटी चीज़ें लेती रही, करती रही कि यार पैसे जुड़ जाएंगे, बन जाएंगे। व्यूअर्स, घर पे पैसे पड़े पड़े वेस्ट हो जाते हैं। वेस्ट से मुराद ये इधर उधर की फनकारियों में लग जाते हैं। सो पैसे जमा हुए लॉक करें, पैसे जमा हुए लॉक करें, किसी जगह करते जाएं, कलेक्टिवली सेल करें, ज़मीन खरीदें, फिर बेशक उसको होल्ड कर दें। व्यूअर्स, कतरा कतरा करके दरिया बनता है। और जो इंटेलिजेंट लोग हैं या जो लोग अपने फ्यूचर के बारे में प्यास लगने से पहले अपना कुआं खोदना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये एक बेहतरीन मशवरा है। आई होप कि ये अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करके आपको कोई बेनिफिट हो। आइए मिलते हैं शबनम शेख से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप बहुत अच्छा टॉपिक है आज का, और मैं आपकी बात इतनी ध्यान से सुन रही थी, मैं देख रही थी कि बहुत गौर से सुन रही थी कि मैं बहुत क्या गौर से कह सुन रही रही थी, क्योंकि मैं आपकी बात से वो कहते हैं ना कि थोड़ा रिलेट कर पा रही थी कि चीज़ें जो है इंसान ने अपनी, जैसे मैं समटाइम ये कहती हूँ कि जैसे आपने जब अपनी गाड़ी खरीदी माशाल्लाह, मुझे एक बात बताओ, वो गाड़ी आपने कैसे खरीदी? क्या आपको एक दिन आई घर और किसी ने 20 लाख या 15 लाख या 30 लाख रुपए पकड़ाए और कहा के खरीद लो? नहीं, बिल्कुल ऐसे तो नहीं हुआ था ना? नहीं हुआ था, बिल्कुल भी। मैं वही आपकी वाली बात है कि जब आप आते हो और आपने किस तरीके से चीज़ें, क्योंकि जब आप इनिशियली आते हो तब आपको इतने अच्छे पैसे नहीं मिल रहे होते, थोड़े थोड़े पैसों के ऊपर भी आपको काम करना पड़ता है। आपको पता है मैंने भी बहुत कम पे काम किया, बट इतनी अक्ल थी कि यार इन पैसों को कपड़े, जूते, बैग्स ज़रूर करें। व्यूअर्स, अगर आप साहिब हैसियत है ज़रूर करें, लेकिन जहाँ पे फिर इधर खर्च हो रहे होंगे तो फिर उधर नहीं खर्च हो पाएंगे। बिल्कुल, बिकॉज हर बंदे की एक अर्निंग की कैपेसिटी होती है ना। और आजकल तो अनम लोग इतने तरीक़ों से पैसे कमा रहे हैं, जैसे कि आप जॉब भी कर रहे हैं, साथ में आप ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी कर रहे हैं, आपने मतलब कोई ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट की हुई है, हज़ारों चीज़ें हैं जो लोग कर रहे हैं। मेरा पॉइंट ये है कि जो आपकी एक सैलरी है, अगर आप 2 चीज़ें कर रहे हैं, आपने एक, मेरी एक दोस्त है उसने यही किया, उसने अपना घर और गाड़ी एक ही टाइम पे ख़रीदी। उसने क्या किया कि उसने जो अपना उसके पास जो पैसे आते थे उसकी जॉब से, वो पैसे वो घर पे यूज़ करती थी। बिल्कुल। और वो सिंगल मदर थी 3 बच्चों की, और जो वो ऑनलाइन जॉब्स कर रही थी कंसल्टेंसी की, उनके जो भी पैसे आते थे अनम वो सेव कर देती थी। बिल्कुल। एक दफ़ा उसने कोई बहुत बड़ी कंसल्टेंसी का कोई काम किया, ये वो किया, उसके कोई 8 लाख रुपए है। मैंने कहा यार छुट्टी पे ही चली जाओ बच्चों को लेके, तो कहती तुम ही कहती हो कि पैसे सेव करने चाहिए। अब उसका अपना 5 मरले का कंप्लीटली पेड ऑफ बड़ा अच्छा खूबसूरत घर है DHA में, बहुत ही अच्छा, जिसको हम 125 यार्ड्स कहते हैं। व्यूअर्स, जो लोग कराची में देख रहे हैं प्रोग्राम, 125 यार्ड्स का घर, स्क्वायर यार्ड्स का घर, अच्छा वो उसने ख़रीदा। और साथ में उसने एक गाड़ी खरीदी, बहुत महंगी वाली नहीं, बट 30-35 लाख की गाड़ी भी खरीद ली, और कैश पे खरीदी, क्योंकि उसने सेव किए हुए थे। बिल्कुल। और दूसरी बात ये
घर वर सब अपनी जगह, कोई थोड़ी सी सेविंग किसी बुरे दिन के लिए होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। मैं आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है, आपकी सेविंग होनी चाहिए। मैंने क्या किया कि आपने जैसे गोल्ड की बात की और इसकी प्रॉपर्टी की बात की, तो मैंने सबसे पहले जब मेरे पास, क्योंकि जैसे जब ज़्यादा मेरे पास बड़ी कोई अमाउंट आती थी ना, तो मैंने हमेशा उसको जो है ना कभी कोई प्रॉपर्टी में यूटिलाइज़ कर दिया किसी के साथ मिलकर, और या फिर गोल्ड में उसको कर दिया। तो आहिस्ता आहिस्ता पहले मैंने एक गाड़ी ली, छोटी गाड़ी ली, उसके बाद थोड़ी सी और अच्छी ली, और अब जो है इस साल के बिल्कुल शुरू में मैंने दोबारा नई गाड़ी ली। माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो बेटा। जुगन आपी, ये सब मैंने इधर से ही बनाया है, इन्वेस्टमेंट करके, गोल्ड में इन्वेस्ट करके, तो वहाँ से प्रॉफिट जो आता है उसको मैंने तरीके से यूटिलाइज किया। और वो आपकी वाली बात बिल्कुल ठीक है कि अपने कोई बुरे वक्त के लिए भी सेविंग रखी है, क्योंकि वक्त एक साथ तो कभी भी नहीं रहता ना, प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर करूँगी, टैक्स पे करना और ज़कात देना, ये दोनों हमारे फ़र्ज़ हैं। बिल्कुल। तो अगर आप ये चीज़ें कर रहे हैं तो उसके ऊपर फिर जो आपकी ये टैक्स बनता है, या आप जो मतलब इनकम टैक्स बनता है, और जो आपका, और देखें जो ज़मीन आप अपना घर बनाने के लिए लेते हैं उस पर तो आपको टैक्स ब्रेक भी है। बिल्कुल। अगर आपका अपना घर नहीं है और आपने अगर ज़मीन खरीदी है और इस नीयत से ख़रीदी है कि आपने उसको घर, उस पर घर बनाना है, तो उस पर तो वैसे ही आपको टैक्स ब्रेक मिलती है। सो बड़ी चीज़ें हैं, और ये आपके वर्क एक्सपेंसेस में भी चला जाता है अगर आप प्रॉपर अकाउंटेंट के साथ चलें। इसीलिए डे 1 से अनम मैंने अपनी इनकम टैक्स की फाइलिंग एक एक चीज़ सीधी रखी। जिस वक्त पे मैंने पाकिस्तान में आके काम करना शुरू किया कनाडा से, मैं तो ऑलरेडी वहाँ पे टैक्स फाइलर थी, अभी भी कनाडा में टैक्स फाइलर वहाँ पे भी हूँ और यहाँ पे भी हूँ। बिल्कुल सही। और होना भी चाहिए जुगन आप, ये तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हलाल की रोजी जो है ना, व्यूअर्स, आपको बहुत लंबा रास्ता लेके जाती है। ऐसा ही है। जब आप पंगे करते हैं ना, तो दुनिया में कोई देखे ना देखे, हमारा रब देख रहा है। बेशक। और उसी को हमने जान देनी है और उसी को जवाब देना है। बेशक। खैर, आगे बढ़ते हैं, किचन में आएंगे कुछ ही लम्हों में, आपके साथ कुछ हांडी रोटी मैंने भी करनी है आज, आई एम श्योर। तो उधर जाने से पहले आज आपके साथ एक इम्पोर्टेंट मैसेज शेयर करना है। 17 नवंबर से लेके 29 नवंबर तक गवर्नमेंट खसरा एंड रुबेला कैंपेन लेके बढ़ रहा है आगे, और ये कैंपेन चल भी रही है। इस कैंपेन का मकसद है कि 34 to 35 मिलियन बच्चों को वैक्सीन लगाना, ताकि मीज़ल्स यानी कि जो खसरा है उसके आउटब्रेक से रोक सके और रुबेला से भी हिफाजत हो सके। जैसे कि आपको पता है कि गवर्नमेंट ने बहुत ही ब्रिलियंट HPV की कैंपेन चलाई, जिसमें बच्चियों को इंजेक्शंस लगाए। ये कैंपेन यूनिसेफ और गवर्नमेंट की कंबाइंड कैंपेन है, और ये 6 माह के बच्चों से लेके 5 साल के बच्चों तक को अप्लाई करती है। तो प्लीज़ उन 29 नवंबर तक, यानी कि आज, कल और परसों तक ये कैंपेन जारी है। अपने बच्चों को प्लीज़ इम्यूनाइज़ करें, यह आपके बच्चों का बुनियादी बर्थ राइट है। प्लीज़ इससे उनको डिप्राइव ना करें, और जो सर्विस आपको फ्री में गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, कम अज़ कम आप उसको तो अवेल करें। ब्रेक की तरफ जाएंगे, और बाय द वे इस कैंपेन से रिलेटेड भी बात करेंगे आगे जाके। अभी ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो किचन में शेफ़ अनम कुछ बहुत ही मज़े का बना रही हैं। क्या बना रही हैं ये तो वहाँ पहुँच के ही पता चलेगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। पता नहीं मैं क्यों आके बैठ जाती हूँ, क्योंकि खड़ा तो मुझे एंड में कर ही देना है मैडम ने, और कहना कि उठ जाएं अब आएँ किचन में काम करें, तो आ ही जाती हूँ। मैंने तो पहले ही तैयारी करके रखी हुई है जी जी कि मैं हांडी रोटी करूँ आके, मेरे कपड़े तुम खराब करो। हाँ जी बताएं। अच्छा जी, आज बेसिकली हम बनाने जा रहे हैं हॉट गार्लिक चिकन, और साथ में हम बनाएंगे गार्लिक राइस। बेसिकली ये कॉन्टिनेंटल और चाइनीज़ का ये फ्यूजन है रेसिपी, तो बड़ी ही आसान और जल्दी बनने वाली रेसिपी अगर आपका सारा मेजन प्लेस हुआ है। तो चिकन को सबसे पहले मैरिनेट कर लेते हैं ताकि आप उसकी फ्राइंग स्टार्ट कर लें। डीप फ्राइंग करनी है जी, डीप फ्राइंग करनी। सॉल्ट, ब्लैक पेपर जाएगा इसके अंदर, और इसके अंदर जो है 2 हम डालेंगे एग वाइट्स, क्योंकि हाँ जी अंडे की सफ़ेदी, क्योंकि हम जो है तकरीबन 1 kg जो है चिकन ब्रेस्ट यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर। और साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून भरकर कॉर्नफ्लावर के। ठीक है, पहले 3 डाल के देख लेते हैं, अगर और ज़रूरत पड़ेगी तो फिर और ऐड कर लेंगे। अच्छा जी, उसके और बाद साथ में गार्लिक शालिक नहीं डालोगी? थोड़ी सी डाल लेते हैं अगर डालना चाहें तो। आपको पता है बड़ा मज़े का हो जाता है फ्लेवर गार्लिक से, और आपने माशाल्लाह इतनी को चॉप करके रखी हुई है कि वो हर चीज़ में आराम से डल जाएगी, हर चीज़ में डल जाएगी। अच्छा जी, साथ में इसके अंदर थोड़ी सी पहले लाइट सोया सॉस जाएगी, और उसके बाद फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ी सी डार्क सोया सॉस। अच्छा, ये डार्क सोया सॉस बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस रेसिपी में,
तो ये आपने बिल्कुल स्किप नहीं करनी है, एक दफ़ा वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आप थोड़ी सी ले लें और ये लॉन्ग टर्म फिर आपकी जो है वो चलती है। और साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल के। ओह ज़्यादा ही डल गया, काफ़ी डाल दिया हाँ। आपने। बस इसके बाद मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और हमें डलेगा। डालना पड़ेगा। वैसे अगर आप राइस फ्लावर भी डाल लेना उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल, उससे भी जो बड़ा चावलों का आटा होता है ना वो बड़ा अच्छा क्रिस्प देता है, और बिल्कुल। वहाँ पे चाइना वगैरह में अक्सर इसी तरह ही ये लोग बना रहे होते हैं। हाँ जी, तो बस इसको मैंने मैरिनेट कर सिंपल मैरिनेशन है, आपको इसको मैरिनेट करके रखने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप इस तरह इसको मैरिनेट करें और राइट अवे आप इसको डीप फ्राई कर सकते हैं। और प्लस पॉइंट ये है कि आप इसको जो है चिकन ब्रेस्ट या चिकन थाई में दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं, या मिक्स एंड मैच करके भी उसकी रेशो कर सकते हैं। तो जितनी देर में ये आप इसकी फ्राइंग करती है, तो मैं रेसिपी बता दूँ तब तक। बिल्कुल। अच्छा जी, इसके लिए हमें हॉट गार्लिक चिकन के लिए बोनलेस चिकन चाहिए 1 kg। उसके बाद साथ में सॉल्ट जाएगा इसके अंदर 2 टेस्ट, ब्लैक पेपर इसमें जाएगी 1/2 टीस्पून के करीब। उसके बाद डार्क सोया सॉस जाएगा इसमें 1 टीस्पून के करीब। एग वाइट इसमें 1 से 2 जाएंगी। कॉर्नफ्लावर इसके अंदर 4 से 5 आप टेबलस्पून ऐड कर सकते हैं। ऑयल 2 टेबलस्पून जाएगा। और सॉस के लिए चिली सॉस जो है इसके अंदर 2 कप के करीब जाएगी। टमाटो केचप 4 कप जाएगी। साथ में इसमें सोया सॉस जाएगा 2 टेबलस्पून। ब्राउन शुगर 2 से 3 टेबलस्पून जाएंगे। कॉर्नफ्लावर इसमें 1 टेबलस्पून जाएगा। वाटर 5 से 6 टेबलस्पून ऐड कर लेंगे। फाइनली चॉप्ड जो गार्लिक क्लोव्स है वो हम ऐड करेंगे तकरीबन 10। रेड चिलीज़ जो होल रेड चिली होती है वो हम डालेंगे इसमें 4 से 6। ग्रीन चिलीज़ 4 से 8। स्प्रिंग अनियन इसमें 1/2 कप के करीब जाएगा। ऑयल इसके अंदर तकरीबन 4 से 6 टेबलस्पून जाएगा। चिली फ्लेक्स 1 टेबलस्पून। चिकन पाउडर 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर आधा टीस्पून। और स्प्रिंग अनियन हम इसके अंदर ऐड करेंगे गार्निश के लिए। बड़ी ही आसान और जल्दी बनने वाली आपकी ये रेसिपी है। सबसे पहले आपने बोनलेस चिकन ले लेना है, उसको क्यूब्स में कट कर लेना है। दरमियाने साइज़ के क्यूब्स करेंगे ताकि जो है चिकन का जो एक खूबसूरती और एक अच्छा सा आपका टेक्सचर आ सके। उसके बाद आपने इसके मैं अंदर ना हाथ वॉश करके ना हाथ से ही डाल रही हूँ क्योंकि उसका बेहतर वो आता है, वरना बहुत टाइम लग जाएगा और आधी चिकन पक जाएगी। ज़रा थोड़े से हाँ जी, बचा के साथ साथ करना है। अच्छा जी, सबसे पहले आपने चिकन को ले लेना है। इसमें सॉल्ट, ब्लैक पेपर, एग वाइट, कॉर्नफ्लावर, ऑयल डालकर आपने अच्छी तरीके से उसको मैरिनेट कर लेना है। साथ में लाइट सोया सॉस और डार्क सोया सॉस दोनों डालनी है। डालकर उसको मैरिनेट करके आप जो है राइट अवे उसको डीप फ्राई कर लें। उसके बाद सॉस की बारी आ जाती है। सॉस के लिए हम 4 से 6 टेबलस्पून ऑयल लेंगे। उसके अंदर अच्छी तरीके से गार्लिक को पहले सौते करेंगे। साथ ही में होल रेड चिलीज़, ग्रीन चिलीज़ डालकर सारी सॉसेस ऐड करके सारे स्पाइसेस डाल के 1 से 2 मिनट उसको स्टर करेंगे। स्टर करने के बाद जो आपका फ्राइड चिकन है वो आपने उसमें सॉस में ऐड कर देना है। 2 से 3 मिनट सिर्फ उसको स्टर करना है, हल्का सा 1-2 दफ़ा चम्मच सिर्फ हिलाना है और आपका जो है हॉट गार्लिक चिकन रेडी हो जाएगा। लास्टली हम उसके ऊपर स्प्रिंग अनियंस के साथ उसकी गार्निश करेंगे। और उसके साथ बारी आ जाती है गार्लिक फ्राइड राइस की। तो मैं आपको उसकी रेसिपी बता देती हूँ। गार्लिक फ्राइड राइस के लिए आपको चाहिए तकरीबन राइस 1 kg के करीब चाहिए। और उसके बाद आपको गार्लिक जो है चॉप्ड, तकरीबन फाइनली चॉप्ड आपको 1/2 कप चाहिए। सॉल्ट 2 टेस्ट चाहिए। ब्लैक पेपर 1 टीस्पून। सोया सॉस 4 टेबलस्पून। चिकन पाउडर 2 टेस्ट जाएगा इसके अंदर। ऑयल 1 कप और ग्रीन अनियन फाइनली चॉप करके, वाइट पार्ट पहले डलेगा और ग्रीन पार्ट बाद में डलेगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, 1 कप ऑयल ले लेना है अकॉर्डिंग टू आपके राइस। हमारे पास 1 kg राइस है जिसको हमने अच्छी तरीके से 80% बॉईल कर लिया है और 20% जो है आपने उसको छोड़ दिया। 20% के बाद आपने उसको छोड़ देना है। अलग से पैन लेना है, उसके अंदर आपने गार्लिक को अच्छी तरीके से फ्राई करना है। लाइट गोल्डन ब्राउन आपने करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है लेकिन लाइट गोल्डन ब्राउन आपने करना है। जब वो लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो उसमें सॉल्ट जाएगा, ब्लैक पेपर जाएगी, साथ में चिकन पाउडर ऐड करेंगे। चिकन पाउडर डालकर उसको 1 से 2 मिनट कुक करेंगे। साथ ही में हम उसके अंदर जो ग्रीन अनियन का वाइट पार्ट है वो डाल के 1 से 2 मिनट कुक करेंगे। राइस में डाल के अच्छी तरीके से उसको जो है वो मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद उसको दम पे लगा देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। और लास्ट में उसको ग्रीन अनियंस के साथ उसकी गार्निश करेंगे। तो आपका ये जो है रेडी हो जाएगा। यहाँ पे जो है चिकन भी उधर, अगर ये अभी फ्राई होने में टाइम है तो उधर हम उसका शुरू कर लेते हैं काम, गार्लिक राइस का। ठीक है ना। तो गार्लिक राइस के लिए हम लेंगे यहाँ पे गार्लिक, तकरीबन हम इसमें 1/2 कप के करीब जो है गार्लिक ऐड करेंगे। ठीक है जी। 1 kg राइस है हमारे पास। अकॉर्डिंग टू फ्लेवर आपने इसके अंदर जो है गार्लिक ऐड करना है। गार्लिक डाल लिया हमने इसके अंदर तकरीबन 1/2 कप के करीब।
उसके बाद अच्छे तरीके से आपने इसको फ्राई करना है अनटिल अनलेस ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। उसके बाद आपने जो ये ग्रीन अनियन का वाइट पार्ट है वो आपने इस गार्लिक के साथ अच्छे तरीके से उसको सौते कर लेना है। जैसे ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो मैं इसके अंदर ये वाला जो ग्रीन पार्ट है वो ऐड कर दूंगी। ऐड करने के बाद इसमें सिंपली हम ऐड करेंगे सॉल्ट, ब्लैक पेपर, चिकन पाउडर। आप चिकन पाउडर की जगह जो है वो क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं, तो दोनों ऑप्शन आपके पास है। अगर आपको गार्लिक का फ्लेवर इतना ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप खाली जो है थोड़े से गार्लिक ऐड करें और उसके साथ गार्लिक पाउडर ऐड कर लें, तो वो भी बहुत अच्छा सा जो है कॉम्प्लीमेंट करता है। बिल्कुल। तो जो आप ये रेसिपी जो है ना 2 तरीके से बन सकती है। हाँ जी। आप अगर बॉइल्ड राइस नहीं करना चाहते, फॉर एग्जांपल आपके पास टाइम नहीं है, सडन आपके घर मेहमान आ गए और आपको गार्लिक राइस रेडी करने हैं, तो आपने क्या करना है कि एक पैन में इसी तरीके से डायरेक्टली गार्लिक को गोल्डन ब्राउन कर लेना है आपने। उसमें सॉल्ट, ब्लैक पेपर, सारे स्पाइसेस और सॉस डालकर आपने उसमें पानी डाल के अपने राइस उसमें ऐड कर देना है। वो बिल्कुल सेम वही फ्लेवर देगा, बस स्लाइटली आपके जो गार्लिक राइस है उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, थोड़ा ब्राउन साइड पे ज़्यादा चला जाएगा। अभी इस तरह होगा कि आपको ब्राउन एंड वाइट राइस दोनों मिलेंगे। हाँ, तो ये एक ऑप्शन है आपके पास। और ये बटर में बनाएंगे या उसमें बन रहा है? आप बटर में भी बना सकते हैं, लेकिन हम अभी इस फिल वक्त ऑयल में बना रहे हैं, लेकिन आप बटर में बनाना चाहे तो बना सकते हैं। बटर हाफ बटर हाफ प्योर बटर में इसलिए नहीं बन सकता बिकॉज वो फिर मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, जल जाता है। बिल्कुल, वो लहसुन के ब्राउन होते होते ना, बटर बिल्कुल बटर भी ब्राउन हो जाता है ज़्यादा, इसलिए थोड़ा सा ऑयल डालना जरूरी होता है। इसको हम इतना फ्राई करेंगे कि ये स्लाइटली थोड़ा क्रिस्पियर साइड पे चला जाए। बिल्कुल, मैं वही कर रही हूँ। तो बस इसको फ्राई करेंगे। अब देखें ऑलमोस्ट जो है हमारे आधे से ज़्यादा काम हो गया है। अब बस सॉस बननी है और चिकन उस पर हमने डालना है और उसको जस्ट स्टर करना है, दैट्स इट। बिल्कुल। तो आपका जो है ये हॉट गार्लिक चिकन रेडी हो जाएगा। और यहाँ पे जो है ये जैसे ही हमारा गार्लिक ब्राउन हो जाएगा, मैंने राइस को बॉईल करके रखा हुआ है और उसको मैंने तकरीबन 80% बॉईल किया हुआ है। सिंपल ये यहाँ से रेडी होगा, उसमें डालेंगे 1 से 2 स्टर करेंगे उसको और उसको 2 से 3 मिनट का और इसमें हमने डार्क सोया सॉस भी डालना है। डार्क सोया सॉस डालने में से गार्लिक राइस में होती नहीं है सोया सॉस, लाइट सोया सॉस होती है, उससे फिर उसका कलर अगर डार्क डाल देंगे तो फिर ज़्यादा ब्राउन। और याद रखना है कि सोया सॉस जो है बहुत नमकीन होता है। बिल्कुल। तो जब भी आपने सोया सॉस को कुकिंग में यूज़ करना है तो अपने नमक की जो क्वांटिटी है उसको बड़ा मैनेज रखना है। ऐसा ही है, क्योंकि चाइनीज़ में सारी सॉस जितनी भी सॉसेज हैं उस सब में बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है सॉल्ट का। इसीलिए हम इस रेसिपी में जो है वो ब्राउन शुगर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि जो है वो शुगर क्या करती है आपकी सॉल्ट को बैलेंस करती है। तो चाइनीज़ कोई भी रेसिपी जो है वो विदाउट शुगर जो है वो रेडी नहीं हो सकती। तो ये शुगर को बेसिकली सॉल्ट को बैलेंस करने के लिए हम शुगर ऐड करते हैं। ठीक है, और गार्लिक हमारा रेडी हो रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। उसको 2 मिनट लगेंगे ब्राउन होने में भी। 2 मिनट देखें ना, अभी उसका वाइट कलर है, उसका एक्चुअली कलर ब्राउन होना ही मेन हमारी। हाँ जी, वही तो उसके आपके राइस के अंदर बेसिकली कलर ऐड करता है। तो ये जैसे ये हो जाएगा तो हम उसको। और हमेशा जब आपने पैन एशियन व्यूअर्स कुजीन बनानी है, हमने कितनी दफ़ा अपने शो पे ये बात भी की, हमने गेस्ट भी ऐसे बुलाए, हमने अपनी कुकिंग कॉम्पिटिशन्स भी किए, तो प्लीज़ जब पैन एशियन खाना बनाना है तो उसको ना मौके पे ही बना के सर्व कर देना है। बिल्कुल, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है क्योंकि जो चाइनीज़ कुजीन है वो बहुत फास्ट कुकिंग है, क्योंकि आपके ऑलमोस्ट जो है जितना भी मेजन प्लेस हुआ हुआ पड़ा होता है और उसकी वजह से जो है आपने सिर्फ राइट अवे चीज़ें डालते जाना है और उसको राइट अवे सर्व करना है। क्योंकि अगर आप उसको जितनी देर सॉस में रखेंगे आपका चिकन जो है वो सॉगी साइड पे हो जाएगा, मतलब सॉफ्ट हो जाएगा, वो उसमें वो क्रंच नहीं रहेगा जो आप अपनी एक्चुअल राइट अवे सर्व करने वक्त देना चाहते हैं। तो इसलिए जब भी आपके जो है गेस्ट आए, इस तरह आप चिकन फ्राई करके रख लें, अपनी सॉस को रेडी करके रख लें, राइस का इस तरह सारी चीज़ें करके रख लें। जैसे ही आपको पता चले कि और 5 नहीं तो 10 मिनट बाद आपने खाना सर्व करना है, तो उस वक्त जो है आप इसकी जो है मिक्सिंग करें और उसके बाद आप उसको गरम गरम सर्व करें। क्योंकि जितनी देर चाइनीज़ पड़ा रहेगा उसकी जो है वो शक्ल भी डिफरेंट होती जाती है। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं चाइनीज़ रेसिपी के लिए, कुजीन के लिए। और चाइनीज़ रेसिपी के लिए आपके वोक्स, जो पैन्स आप यूज़ कर रहे हैं, जो कढ़ाइयाँ आप यूज़ कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है। और उसके नीचे जितना तेज़ फ्लेम होगा, क्योंकि क्विक कुकिंग है, तो जितना तेज़ फ्लेम होगा उतनी ही अच्छा और टेस्ट आपके खाने के अंदर आएगा। बिल्कुल। चिकन की सिचुएशन बस और 2 मिनट तक जो है आप बेशक इसको निकाल लीजिएगा, क्योंकि हम 2 बैचेस में कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हम एक बैच में नहीं कर रहे। ये आपका गार्लिक देख लें, थोड़ा सा और हो जाए, थोड़ा सा, बस ज़रा सा हो जाएगा। तो आप बेशक इसके अंदर जो है ये वो ग्रीन पार्ट डाल दें, आधा। आधा? हाँ जी, आधा डाल दें, आधा, क्योंकि सॉस में बस
इसको 2 से 3 मिनट कुक कर लें और फिर ये जो है इसके लिए स्पाइसेस और साथ में सोया सॉस इसमें जाएगी। बस वो थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो मतलब कि ये अब हमारा रेडी है, हमने सिर्फ इसको राइस में डालना है, बस डाल दें। बेशक थोड़ा सा पानी डाल लें ताकि कुकिंग रुक जाए। मैंने कहा सोया सॉस से ही कुकिंग रोकते हैं ना। बिल्कुल, बस इसमें एक्चुअली सोया सॉस की मिकदार ज़रा ज़्यादा होती है हाँ व्यूअर्स, जी। तो इसलिए आपने घबराना नहीं है कि एन्ना सोया सॉस पा देता। अब आप अपने राइस यहाँ पे रखें बिल्कुल और कोशिश करें कि उसके ऊपर आप इवनली स्प्रेड कर दें ताकि आपको मिक्सिंग के लिए आसानी हो। लाइए, और हम स्पैचुला का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखें, अब आप अपनी मिक्सिंग कर लें। हम ये यहाँ कर देते हैं बिल्कुल। और यहाँ पे चिकन रेडी हो गई है। हाँ जी, रेडी हो गया, आप बेशक इसको निकाल लें। ठीक है, तो ये बस वाला चम्मच आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड है। बेस्ट फ्रेंड है डीप फ्राइंग के लिए। तो आप चाहे तो बेशक उसको जो है ऑयल नीचे टिश्यू पेपर रख लें ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो सारा निकल जाए। और इस तरीके से आपने इसकी अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर लेनी है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि आपके पास ना वाइट राइस और ब्राउन जो कलर होता है ना वो थोड़ा मिक्स आ जाता है। जब आप उस तरह से, दूसरा जो आपको तरीका मैंने बताया, जब आप उस तरह से बनाते हैं तो उसमें ज़रा चावलों का जो कलर है वो थोड़ा ज़्यादा ब्राउन साइड पे हो जाता है। बिल्कुल सही। हाँ तो जी। हम अभी अपनी चिकन को बाकी कोई फ्राई करते हैं। आप लोग छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएं व्यूअर्स। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो मीज़ल्स की यानी कि खसरे की और रुबेला की कैंपेन चल रही है, 17 नवंबर से शुरू हुई और इंशाल्लाह 29 नवंबर तक कंटिन्यू करेगी। तो ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इस टॉपिक पे गुफ्तगू करेंगे। और अगर आपको अभी तक आपके 6 माह से लेके 5 साल के बच्चे तक अगर इंजेक्शन नहीं लगा तो उससे रिलेटेड आपको गाइडेंस भी मिलेगी। बिल्कुल। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम आज के टॉपिक पे बड़ी सीरियस डिस्कशन कर रहे थे। हम कौन? हमारे साथ प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स, चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी पीडियाट्रिक्स एट चिल्ड्रंस हॉस्पिटल लाहौर, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नासिर राना हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है कि आपकी हमेशा कोशिश होती है कि आप फोरफ्रंट पे रहें जब भी हमारे मुल्क के बच्चों के लिए या किसी भी हमारे अवाम के शख्स को कोई प्रॉब्लम या तकलीफ़ होती है, और स्पेशली जब इस तरह के पेंडेमिक एंडेमिक्स वगैरह आते हैं तो आई नो आपकी हमेशा कोशिश होती है कि फोरफ्रंट पे रहें और अवेयरनेस दें। बट आप आजकल बिजी भी बहुत हैं, सो थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। जी वेलकम जी। व्यूअर्स, जिन लोगों ने अभी ट्यून इन किया है, मैंने अर्लियर भी आपके साथ शेयर किया, फिर आपके साथ शेयर करूंगी कि यूनिसेफ के साथ कोलैबोरेशन में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने खसरा और रुबेला कैंपेन जारी की है। 17 नवंबर से लेके 29 नवंबर यानी कि 29 नवंबर तक ये कैंपेन चल रही है। इस कैंपेन का मकसद तकरीबन 34 मिलियन बच्चों को वैक्सीन लगाना ताकि मीज़ल्स के आउटब्रेक्स यानी खसरे के आउटब्रेक से रोक सकें और रुबेला से भी हिफाजत मिल सके। सो मीज़ल्स और रुबेला हैं क्या, सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करते हैं। डॉक्टर साहब, डिटेल्स की तरफ मैं बाद में जाऊंगी कि कहाँ से लगाएं, क्या करें। सबसे पहले हमारे व्यूअर्स ये तो समझें कि मीज़ल्स चीज़ क्या है। देखिए, मीज़ल्स एक वायरल इन्फेक्शन है जो वायरस के साथ स्प्रेड करती है। स्प्रेड करने के बाद ये जो बॉडी में जब इसका वायरस जाता है तो कुछ हफ्ते 2 हफ्ते के बाद बच्चे को बुखार हो जाता है शदीद किस्म का, 102, 3, 4, 5 तक भी होता है बच्चों को शदीद बुखार होता है। फिर सारे दिन जिस्म पे दाने निकल आते हैं, रेड किस्म के दाने निकल आते हैं। फिर वो कुछ अरसा परसिस्ट करते हैं 6-7 दिन तक। अगर तो वो बच्चा उसकी इम्यूनिटी हो, वैक्सीनेशन हुई हो, फिर तो वो 6-7 दिनों में ख़त्म हो जाता है काम। लेकिन अगर किसी की ना हो तो फिर उसमें कॉम्प्लिकेशन में चला जाता है, लाइक नमूनियाज हो जाते हैं, गर्दन तोड़ बुखार हो जाता है, पेट ख़राब हो जाता है, कानों का प्रॉब्लम हो सकता है, आँखों का प्रॉब्लम हो सकता है, मल्टीपल इश्यूज़ हो सकते हैं। और डॉक्टर साहब, 5 साल से कम उम्र तो अपनी जगह, लेकिन अगर आपको 5 साल तक ना ये लगा हुआ हो, जैसे इम्यूनाइज ना किया हो, तो 14-15 साल की उम्र पे लड़कों को भी बड़ी मेजर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन स्टेराइल भी हो जाते हैं लड़के। तो कुछ इससे रिलेटेड भी गाइडेंस दे कि जैसे कि अगर मेरी उम्र के बंदे को नहीं लगाया माँ बाप ने खसरे का टीका, ये सोचा कि भाई क्या ज़रूरत है,
100 बातें होती हैं, ठीक। बंदा नहीं लगाता। सही। अब नहीं लगाया तो अगर आपकी उम्र के या मेरे उम्र के बंदे को होता है, उसके फिर क्या नुकसान है? देखें, वो जो है ना, ये एक तो खसरा किसको हो सकता है इम्पॉर्टेंट है। नंबर 1 वही लोग जिनको वैक्सीनेशन नहीं हुई हो, या सेकेंडली अगर उनको वैक्सीनेशन हुई है उनमें इम्यूनिटी पैदा नहीं हुई। इस तरह के बच्चों को, या इस किसी भी उम्र में हो सकता है, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल, अगर वो उनको खसरे का एक्सपोजर ना हुआ हो और वैक्सीनेशन ना हुई हो तो उनको कभी भी हो सकता है, और होता रहता है। लोगों को होता है, अभी भी होता है, और लोग हॉस्पिटल्स में आते हैं और फिर उनकी कॉम्प्लिकेशंस भी सीवियर होती है। ये हो गया या चिकन पॉक्स हो गया। ये दोनों बीमारियां ऐसी हैं कि छोटी उम्र में अगर किसी को निकल आए तो इतने मसले नहीं होते, लेकिन अगर वो बड़े होकर निकले हैं तो चूंकि उसका इम्यून रिस्पॉन्स इस तरह चिकन का होता पॉक्स है। तो शिंगल्स की फॉर्म में हाँ होती जी, है, वो और फिर- वो इतनी तकलीफदेह होती है। मेरे हमारे एक जानने वाली हमारी एक रिलेटिव है, उनको हुआ, डॉक्टर साहब, कपड़ा, अपना पहना हुआ कपड़ा उनके जिस्म पे लगता था, वो चीख उठती थी, बिल्कुल आंसुओं ऐसे से ही। रोती थी। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। मतलब जिस्म पे नरम से नरम कपड़ा, ऐसे अगर यहाँ पे हुआ है शिंगल्स और यहाँ पे ऐसे करके हल्का सा कपड़ा भी लगता है तो चीखें निकल जाती थी उनकी। तो अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि अगर छोटी उम्र पे हो जाएं, या आप इम्यूनाइज्ड है और आपकी उसके खिलाफ हो गई है इम्यूनिटी डेवलप, तो फिर आप बहुत मेजर तकालीफ से आगे भी बचते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। और बच्चों की तो डेथ भी हो जाती है अगर कॉम्प्लिकेशन से। हाँ जी, बिल्कुल। देखें, अभी भी ये जानलेवा बीमारी है व्यूअर्स। हाँ, अच्छा, लोगों का ख्याल होता है ना कि ये मीजल्स ऐसी है जी, कोई नहीं, हल्के से दाने दाने निकले, निकले। खत्म हो गया। अब जब 60s में जब इसकी वैक्सीनेशन अभी इतनी स्टार्ट नहीं हुई थी या नई नई बनी थी, उस वक़्त दुनिया की पॉपुलेशन आज की पॉपुलेशन से 1/3 थी। उस वक़्त कोई 30-35 लाख बच्चों की या बड़ों की मिल मिला के डेथ्स हो जाया करती थी उस ज़माने में। जिसका मतलब है कि अगर 1/3 पॉपुलेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो आज के ज़माने में करोड़, 1.5, सवा करोड़ लोगों की डेथ हो सकती थी अगर अभी वैक्सीनेशन ना हुआ होती। अभी भी 2023 में दुनिया में 1 लाख बच्चों की डेथ हुई हैं मीज़ल्स के साथ। यानी मीज़ल्स एक बहुत जानलेवा बीमारी है, बाकी बीमारियों की निस्बत मीज़ल्स एक बहुत बड़ी जानलेवा बीमारी है। और डॉक्टर साहब, अगर यूनिसेफ आगे बढ़ रहा है इस चीज़ में साथ देने के पाकिस्तान के, तो उसके पीछे कोई तो एक लॉजिक होगी। अच्छा, एक और बात बताऊं, हमारे ही जानने वालों के बेटे को मीज़ल्स हुआ कोई 16 साल की उम्र पे। जब शादी का वक्त आया और शादी हो गई, बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे नहीं हो रहे। लड़की का हर किस्म का इलाज करवा दिया बेचारी को, चेक करवा के। डॉक्टर ने कहा भाई लड़के को भी चेक करवाए। लड़के को चेक कराया तो पता चला वो स्टेराइल हो चुका है। उसको मीज़ल्स हुए थे टीन्स में, 16 साल की उम्र पे। उस वक्त वो स्टेराइल हो गया। तो जो लोग कतरे नहीं पिलाते पोलियो के, ये कह के कि ये तो इसलिए पिलाए जा रहे हैं ताकि लोग आगे, ताकि हमारे बच्चे आगे और बच्चे ना पैदा कर सके, तो आप जब बच्चों को लेटर एज पे इस तरह की चीज़ होती है तो वो तो खुद ही स्टेराइल हो जाते हैं, राइट के रॉन्ग? हाँ, नहीं, बिल्कुल ठीक है। जो वायरल बीमारियां हैं, वायरल इन्फेक्शंस हैं, ये बॉडी के किसी भी हिस्से को अटैक कर सकते हैं। मम्प्स स्पेशली जो सी है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए कि उसमें आर्काइटिस होता है और उसके बाद वो स्टेरिलिटी आ जाती है। लेकिन बाकी वायरल इन्फेक्शंस भी जब होती हैं तो किसी भी तरह अफेक्ट कर सकती हैं। दूसरा आपने कहा था ना मीज़ल्स के साथ रुबेला, ये दोनों रुबेला क्या है? हाँ, और दोनों साथ क्यों दी हाँ, जाती है? दोनों की कंपेन चल रही है ना। मीज़ल्स की तरह उसको कहते हैं जर्मन, इसको जर्मन मीज़ल्स कहते हैं रुबेला को। मीज़ल्स की तरह की बीमारी है ये आई रिमेंबर इसकी, तो ये तो बहुत बड़ा पेंडेमिक था। जी, बिल्कुल सही। इसमें भी ये होता है कि इसमें भी बुखार होता है, बॉडी पे रैशेस निकलते हैं, लेकिन प्रॉब्लम इतना सीवियर नहीं होता, नमूनिया वगैरह इतना सीवियर नहीं होता। लेकिन इसका जो ज़्यादा मसला होता है ना, वो मसला इसका ये होता है कि अगर ये कांटेक्ट में आ जाएं प्रेग्नेंट लेडीज़, प्रेग्नेंट मदर्स, तो अगर पहले 3 महीनों में उनको रुबेला हो जाए तो 85% चांस है कि उनके बच्चे डिसेबल पैदा होंगे। 85% देखो बहुत बड़ा नंबर है। इवन जो नॉर्मलीज 5% भी होती है ना, उसमें भी सारी दुनिया स्क्रीनिंग करती है, लोगों को बचाती है। 85% का मतलब है कि आपके बस में नहीं है। और मसले क्या होते हैं? ब्लाइंडनेस हो सकती है, सर का साइज़ छोटा हो सकता है, सर डेवलप नहीं हो सकता, दिल का मसला हो सकता है, आँखों का मसला हो सकता है। और अगर किसी डेथ भी हो सकती है। डेथ तो है ही है। अगर देखें, डेथ तो है, लेकिन अगर किसी फैमिली में एक बच्चे को हार्ट का कोई प्रॉब्लम होता है और वो इस तरह का प्रॉब्लम हो कि जो इजीली ट्रीटेबल ना हो, कॉम्प्लिकेटेड हो, तो आइंदा आने वाले सारी उम्र के लिए वो पूरी फैमिली सिर्फ उस बच्चे की केयर में लगी रहती है। बाकी जो बच्चे, जो फैमिली की खुशियाँ, जो फैमिली के प्रोग्राम हैं, सारे सफ़र करते हैं हमेशा के लिए। तो इतनी बड़ी चीज़ को बचाती है रुबेला की वैक्सीन। तो सर, ये दोनों एक ही इंजेक्शन में लगा रहे हैं ना? ये दोनों चीज़ें जो हैं, जर्मन मीज़ल और नॉर्मल मीज़ल, दोनों जो है बेसिकली एक टीके में है।
हाँ जी। तो ये नहीं है कि जो कैंपेन चल रही है फर्क टीके लगेंगे, हाँ, एक ही टीका एक ही टीका। असल में इसकी जो रूटीन की वैक्सीन होती है ना, जिसमें साथ कई दफ़ा MMR भी होता है, साथ मम्स का भी होता है, वो भी सारी दुनिया में इकट्ठे ही लगते हैं। अगर वो ना हो तो MR जो से हम मीजल्स और रुबेला इकट्ठा इसलिए लगाते हैं कि दोनों बीमारियां खतरनाक है और दोनों की एज लगने की एज यही है ना, 9 महीने 10 महीने से लेके 15 महीने 1.5 साल तक इकट्ठे ही लगाते हैं दोनों को। इकट्ठे लगाते हैं। इसके इकट्ठी इम्यूनिटी डेवलप होती है और उसके 2 अगर टीके लग जाएं तो फिर वो कहते हैं 95% इसकी इम्यूनिटी बन जाती है। 95% देखो बहुत बड़ा नंबर है। और दूसरी तरफ आप देखें डिसेबिलिटी कितनी ज़्यादा है कि अगर किसी को डिसेबिलिटी हो जाए किसी के बच्चे को तो कितना बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है उसमें। लेकिन डॉक्टर साहब बहुत से लोगों ने इन टीकों को कनेक्ट करने की कोशिश की ऑटिज्म के साथ, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत से लोगों ने वेस्ट में एक टाइम पे, और शुक्र है कि उनको अक्ल आई और उन्होंने ये हरकत छोड़ दी, लेकिन ये कैंपेन शुरू की कि भाई एंटी वैक्सीनेशन जो एक पूरी उस ज़माने में एक वक्त पे कुछ साल पहले शुरू, तो बड़े लोगों ने अपने बच्चों को लगाया ही नहीं टीके। हाँ, असल में देखो उस वक्त कुछ लोगों ने ऐसे ऑब्जर्व किया कि शायद किसी को प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन जब उन्होंने बड़े पैमाने पे ऑब्जर्व किया, चीज़ों को देखा ना, फिर उन्होंने देखा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी, उसमें कोई एसोसिएशन नहीं है। ये तो कई दफ़ा हम मिसाल के तौर पे इससे वाजे करते हैं ना कि से फॉर एग्जांपल आप कहें कि जी आज सुबह आप गुजरे हैं तो आपके रास्ते से काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया, तो उस दिन खुदा ना खास्ता कोई मिसहैप हो जाए, लेकिन डेली लाखों बिल्लियाँ रास्ता काटती हैं लोगों की रोजाना। हर बंदे का तो एक्सीडेंट नहीं होता, हर बंदे और को क्या तो हर mishap नहीं बंदा होता। तो के पास सामने हर बंदा देख रहा होता है सामने काली हाँ, ये तो कोइंसिडेंट होता है ना, कई दफ़ा कोइंसिडेंट को लोग हाईलाइट कर देते हैं। और भी कई बीमारियां होती हैं, कई दफ़ा लोग कहते हैं नहीं 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 जब वो हुआ उसके साथ हमें ये हो गया या हमारे किसी घर वाले को ये हो गया, तो वो सारे कोइंसिडेंट होते हैं। लेकिन जब वो बड़े लेवल पे स्टडीज़ करते हैं, मल्टीपल सेंटर्स पे करते हैं, कई कंट्रीज़ में करते हैं, तो अल्टीमेटली उसका कंक्लूजन यही निकला, यानी कि इसका नुकसान कोई नहीं है। बिल्कुल सही। तो नुकसान भी कोई नहीं है, बल्कि ये आपके बच्चों की जान और उनकी फ्यूचर खुशहाली को बचाएंगे अगर आप ये लगाएंगे। अब लगवाने का सिस्टम क्या है सर? अच्छा, मैं एक चीज़ और थोड़ा सा इसमें बता दूं कि देखें वो USA में जहाँ पे ये पहले रोला पड़ा था के अब 2003 से उस बात को अब देखें कितने साल गुजर गए हैं। उन्होंने उससे पहले हर बच्चे को 2-2 इंजेक्शन्स लगा के और लोगों की स्क्रीनिंग करके उनकी इम्यूनिटी इतनी डेवलप कर दी है कि वो अब कहते हैं कि 2003 से ऑनवर्ड्स इस बात को अब देखें 22 साल हो गए हैं। वो कहते हैं 22 साल से हमारे यहाँ पे किसी मदर को कंजेनिटल रुबेला सिंड्रोम नहीं हो रहा। अल्लाह का शुक्र। हाँ, मतलब देखें पूरे कंट्री में अगर होगा इक्का दुक्का, कोई बाहर से आया है, कोई किसी ट्रैवल करके आया, कोई इमिग्रेंट है, उसमें तो हो रहा है, लेकिन पूरी की पूरी पॉपुलेशन को उन्होंने सेव कर लिया। ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है उनकी। भाई उसी तरह जिस तरह पोलियो पूरी दुनिया में ख़त्म हो गया, मसला ये है कि वो जो 4, 6, 8 लोग ना कर देते हैं या झूठ बोल देते हैं कि बच्चा अंदर घर पे नहीं है और पोलियो के कतरे नहीं पिलाते, एक बंदे को भी अगर पूरे पाकिस्तान में पोलियो होगा तो हमारा मुल्क पोलियो फ्री नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है। और आप देखिए बाहर के ममालिक कितने स्ट्रिक्ट हो गए थे कि हमारी एंट्री से पहले उनको प्रूफ चाहिए थे कि आपकी पोलियो की वैक्सीन हुई है कि नहीं, कि आप हमारे मुल्क में वापस ना लेके आएँ। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं व्यूअर्स, जिनका ख्याल रखना होता है। और अब तो दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, हम सारे इधर उधर घूम फिर रहे होते हैं। सो एहतियात बहुत ज़रूरी है। अभी हम ब्रेक की तरफ जाएंगे सर। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉक्टर साहब हमें गाइड करेंगे आखिर मीज़ल्स में अलामात क्या होती हैं, उसका इलाज क्या होता है, रुबेला खुदा न खास्ता हो जाए तो उसकी अलामात क्या है, उसका इलाज क्या है, एंड फाइनली कहाँ से जाके ये टीके लगवाए जा सकते हैं। वैसे तो स्कूलों में भी कैंपेन चलती है, सेंटर्स भी होते हैं, कुछ जैसे पोलियो के कतरे घर पे पिलाए जाते हैं, क्योंकि ये इंजेक्शन का पूरा सिस्टम है। आपको ऑब्वियसली सारी की सारी हिफ़्ज़ाने सेहत के चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए चीज़ों को मैनेज करना है, मेडिकल सारी चीज़ों को, तो इस वजह से सेंटर्स पे अवेलेबल है। अब वही वाली बात है ना कि बच्चों को लेके जाना आप लोगों ने है और आप लोगों के लिए बड़ी आसानी भी पैदा की है। वो ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ एक बहुत ही ब्रिलियंट और एक्सट्रीमली अकम्पलिश पर्सनालिटी हैं, और अगर ये कहूँ कि हमारे उस्तादों में से एक है तो ये बात गलत नहीं होगी। उस्ताद तो वो है जो आपको एक लफ्ज़ भी सिखाए, वो आपका टीचर बन जाता है। और डॉक्टर साहब हमेशा जब भी हम कहीं स्टक होते हैं या हमने किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करनी होती है, बल्कि अभी ब्रेक में ही हम अगला अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे थे जो एक सरप्राइज़ है, लेकिन डॉक्टर साहब से फिर आपकी मुलाकात होगी एक और टॉपिक से रिलेटेड जल्द ही हमारे प्रोग्राम में। तो डॉक्टर साहब
Thank you so much for joining us, Professor Dr. Mohammad Nasir Rana, Professor of Pediatrics, Chairman, Department of Emergency Pediatrics at Children's Hospital, Lahore. आप सोचें कि एक इतनी हाई पोस्ट पे बैठने वाले डॉक्टर हमारे प्रोग्राम पे क्यों आए हैं? आप लोगों के लिए, आप लोगों को गाइडेंस देने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह उनको ज़रूरत नहीं है किसी चैनल पे आने की, वो अवेयरनेस के लिए आ रहे हैं, फी सबीलिल्लाह आ रहे हैं आप लोगों को गाइड करने के लिए। तो वही वाली बात है कि घोड़े को पानी तक तो पहुंचा सकते हैं, ज़बरदस्ती पानी नहीं पिला सकते। और डॉक्टर साहब यही मुझे दुख होता है कि गवर्नमेंट इतने मेजर स्टेप्स लेती हैं, आप लोग डॉक्टर्स कम्युनिटी इन इटसेल्फ, अगर सिर्फ चिल्ड्रंस हॉस्पिटल की बात करें तो जो ब्रिलियंट काम आप लोग कर रहे हैं, एंड देन टू बी द हेड ऑफ इमरजेंसी सर्विसेज, यानी कि मौके पे तो आपने ही ज़िंदगी मौत की सिचुएशन में एक्शन लेना है। सही, अल्लाह के हाथ में है, लेकिन आप वो फरिश्ते हैं जो इंचार्ज होते हैं अल्लाह में इस मामले में, राइट? सो डॉक्टर साहब, कैंपेन चल रही है खसरे की और रुबेला की, जो 17 नवंबर से लेके 29 नवंबर तक जारी है। मुझे ये बताइए कि खसरा हो जाए, अगर देखें ये तो हम कह रहे हैं कि ना हो, लेकिन अगर हो जाए तो अलामात क्या हैं और किस स्टेज पे अस्पताल लेके जाएं और इलाज? बिल्कुल से आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, क्योंकि एक बड़ी मिथ पहले से चल रही होती है। लोग कहते हैं जी खसरा निकल आया ना, दाने निकल आए हैं, तो उसको चाहे गर्मी भी हो ना, कंबल में लपेट के लोग घर में डाले रखते हैं बच्चे को, क्योंकि बुखार हो जाता है। हाँ, 2 साल का 3 साल का बच्चा होता है कि जब हमारे पास लेके आते हैं, जब कंबल खोल के देखते हैं बच्चे को 105 बुखार होता है और बच्चे को झटके लग रहे होते हैं, और वो दाने जो हैं वो गल चुके होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और बाय द वे व्यूअर्स, चिकन पॉक्स और मीजल्स के दाने अगर आप स्क्रैच कर दें या उनको वो कर दें तो फिर परमानेंट स्कारिंग भी हो जाती है। बिल्कुल सही, जितना बड़ा दाना है और उसको स्क्रैच करेंगे वो प्रॉपरली हील नहीं होगा, तो उसका लोग कई दफ़ा कहते हैं जी ये निकल तो आया दाने, अब इसके निशान कब जाएंगे? मैंने कहा अगर बड़े बड़े दाने हैं ना तो हो सकता है 1-2 साल लगे, तो अगर जो उससे बड़ा आपने स्क्रैच किया है उसमें इन्फेक्शन होगी तो सारी उम्र भी नहीं जाएगी। नहीं तो मेरे भाई को यही हुआ ना, उसके चेहरे पे यहाँ पे और यहाँ पे चिकन पॉक्स जब हम दोनों को हुए, जब हम छोटे थे, हमारी इम्यूनाइजेशन तो हुई थी, बट आपको पता है स्कूल में सबको हुआ, हमें भी हुआ। अल्लाह का शुक्र है शिद्दत ज़्यादा नहीं थी। मुझे आज भी याद है, रमज़ान था, रोज़े रख रहे थे हम सारे, तो ऑब्वियसली रोज़े भी छुड़वाए हमारे, लेकिन असद ने स्क्रैच किया, उसके मुँह पे 2 निशान, मैंने स्क्रैच नहीं किया। सही। सो बात यह है कि उससे भी बड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन ये तो हम बड़ी छोटी छोटी बातें कर रहे हैं निशानों की, बिल्कुल जान भी जा सकती है। बिल्कुल सही, जान भी जा सकती है। अभी भी देखें डेली बेसिस पे लाहौर जैसे शहर में मीजल्स के साथ लोगों की डेथ्स होती हैं डेली बेसिस पे। मैं ये नहीं कहता कि 6 महीने पहले हुई थी, डेली बेसिस पे जो बच्चे, अच्छा किनको ज़्यादा, अगर उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराई, अक्सर हॉस्पिटल में आते ही वो बच्चे हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई होती, मेजॉरिटी वो होते हैं। और सेकेंडली यहाँ वो बच्चा कमज़ोर बड़ा है, लाइक अगर 2 साल पे उसका 12 किलो वेट होना चाहिए, उसका वेट है 7 किलो। अब 7 किलो का बच्चा, वैक्सीनेशन उसको हुई नहीं हुई, उसको मीज़ल्स हो गया, उसको जब मीज़ल्स के साथ नमूनिया होगा ना, उसको आप समझ लें कि इंतहाई टाइम लगेगा, इंतहाई ज़्यादा पैसे, सर्विसेज, मेहनत, एफर्ट, और फिर भी बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसकी इलामात में सबसे पहले तो होता है बुखार बहुत तेज़, फिर जिस्म पे निकलते हैं दाने, फिर वो जैसे मैंने कहा था उस वक्त डॉक्टर से को दिखाना चाहिए रादर देन घर में लटाने की बजाय, ताकि उसकी सपोर्टिव ट्रीटमेंट मिले। यहाँ पे मैं एक बात, क्योंकि व्यूअर्स एक और बहुत गलत चीज़, क्योंकि अब जैसे सर्दियाँ आ रही हैं ना, और आ गई हैं सर्दियाँ, अब होगा ये कि क्योंकि लोग गर्म कपड़े बच्चों को पहनाते हैं, तो अगर दाने निकल आते हैं तो कहते हैं ओ वो रैश निकल आई है, एलर्जी हो गई है गर्म कपड़ों की वजह से। प्लीज़ अगर दाने निकल रहे हैं तो डॉक्टर से रुजू करें। आधे से ज़्यादा लोग इसलिए नहीं लाते कि तो गर्मी दाने निकल आए हैं, बिल्कुल से शक्ल ही फ़र्क है उनकी। बिल्कुल से, और दूसरा लोग ना खुद भी डायग्नोसिस को और ट्रीटमेंट को प्रिज्यूम कर लेते हैं, लाइक से ये तो मीजल्स है ना, जो लोगों को खारिश होती है जिसको स्केबीज कहते हैं, कई दफ़ा बच्चा 2 महीने का 3 महीने का बच्चा था, सारे जिस्म पे दाने लिखने होते हैं 1-1 महीने से, बच्चा रोता रहता है, कहते हैं जी पेट का मसला है, कॉलेक है। जब उसको खोल के देखते हैं सारा जिस्म दानों से भरा होता है। मैं कह यार ये तो कोई बड़े को निकले होंगे ना, वो भी रोता रहेगा रात सारी। उनसे पूछ, मैं क्यों नहीं दिखाया? नहीं डॉक्टर साहब एलर्जी है, हमारे घर में सारों को एलर्जी है। मैं कहा ये कौन सी एलर्जी है कि इतने बड़े दाने निकल गए, महीना हो गया आप लोग ठीक नहीं हो रहे। अच्छा, इसमें जब निकल आए बुखार हो तो डॉक्टर के पास ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि देखें एक तो मीज़ल्स का अपना मसला है ना, जैसे मैंने कहा कि मीज़ल्स का बुखार अगर जब तेज़ होता है ना 102-3, तो फिट्स होना शुरू हो जाते हैं बच्चों को, झटके लगना शुरू हो जाते हैं। फिर जब नमूनिया होता है, उसको नमूनिया बड़ा सीवियर किस्म का होता है, उसमें फिर प्रॉपर दवाई देनी होती है। देखिए डॉक्टर साहब आप सुनते हुए ना रोंगटे खड़े हो रहे हैं क्योंकि मैंने बिगड़े हुए केसेस भी देखे हैं, सही, और मैंने उन माँ बाप को तसल्ली भी दी है जिनके बच्चे सिंपल मीज़ल जैसी बीमारी से फौत हो गए। बिल्कुल ठीक, बल्कि कई, हाँ आप मतलब देखें कई तो इसमें से ना पढ़े लिखे फैमिलीज हमारे पास आते हैं, कई उनके बच्चे हेल्दी बच्चे, पढ़ी लिखी फैमिलीज हैं, पढ़ी लिखी फैमिली की बात कर रही हूं, अमीर फैमिली है,
बच्चों को टीका नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया? मैं कि जी हाँ जी पिछले महीने टाइम था तो हमें ना टाइम नहीं मिला, एक फंक्शन था, हम उधर बिजी रहे, फिर उससे पीछे मैंने कहा फिर उसके बाद क्या, हम बाहर चले गए जी बच्चे को लेके, हम ज़रा ना 2 हफ्ते सैर करके आए हैं, तो जब आए हैं पाकिस्तान तो दाने निकल आए, खसरा निकल आया, नमूनिया हो गया और हफ्ते बाद डेथ हो गई। अच्छा, मतलब ये देखें, ये पढ़े लिखे लोगों की भी बात है। तो क्या खसरे से रुबेला बहुत मुख्तलिफ है? बहुत मुख्तलिफ नहीं है, थोड़ा मुख्तलिफ है 2 सेंस में। एक तो इनिशियली जिस बच्चे को अगर से फॉर एग्जांपल 2 साल 4 साल 5 साल के बच्चे को रुबेला होता है ना, वो उतना सीवियर नहीं होता, उसमें दाने निकलते हैं, कम निकलते हैं, बुखार भी कम होता है, वो सेल्फ लिमिटिंग है। लेकिन उसका सबसे बड़ा मसला ये है कि वो कॉन्टेक्ट करता है, देखें हर घर में हर जगह एवरीवेयर प्रेग्नेंट लेडीज़ तो अवेलेबल होती है ना, उसको वो कॉन्टेक्ट अगर जाएगा तो उसको वो लगा देगा। जब उसको लग जाएगा ना, जैसे मैंने कहा है, तो आइंदा जो बच्चा पैदा होगा ना, अगर वो पहले 3 महीने में लग गया, उसको रुबेला हो गया, तो उसको पूरा नाम ही उन्होंने रख दिया कि कंजेनिटल रुबेला सिंड्रोम। यानी सिंड्रोम वो चीज़ होती है जिसमें मल्टीपल इश्यूज़ होते हैं। एक आम बीमारी होती है ना, गला ख़राब, आंखें ख़राब, ये एक बीमारी है, लेकिन सिंड्रोम का होता है मल्टीपल इश्यूज़। जैसे मैंने आपको कहा कि उसमें मल्टीपल इश्यूज़ निकल आते हैं, और उन मल्टीपल इश्यूज़ में से एक भी इशू हो सकता है एक बच्चे को, और मल्टीपल भी हो सकते हैं। इवन अगर से फॉर एग्जांपल उसकी बच्चे की आंखें ख़राब हैं, तब ताहयात उसका मसला है, ब्लाइंड है, तो सारी उम्र ब्लाइंड रहेगा, बेशक माँ बाप पालते रहें उसको, जो मर्जी कर लें। सो डॉक्टर साहब फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। देखिए व्यूअर्स, मैं तो ये कहूँगी कि अगर दाने बच्चे को निकले हैं, वैसे भी बुखार नहीं भी है, फिर भी आपको डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। दाने किसी भी इंसान के जिस्म पे निकले ये नॉर्मल चीज़ नहीं है, अनलेस आपको एक्नी है, और एक्नी का भी इलाज होता है। अब तो डॉक्टर्स ये कहते हैं, डर्माटोलॉजिस्ट, स्किन एक्सपर्ट्स, आप सर आप मुझे बेहतर जानते हैं कि अगर आपको नॉर्मल जो प्यूबर्टी के दाने भी निकल रहे हैं, वो जो कहते हैं ना कि जब एक लड़की और लड़का जो बालिग होने की उम्र में आ रहे होते हैं, तो उस स्टेज पे दाने निकले तो चेक ज़रूर कराएं एक दफ़ा। तो कोई भी दाने निकले या बच्चों को एकदम से तेज़ बुखार हो, फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। डॉक्टर साहब फाइनली आपका पैगाम हमारे व्यूअर्स के लिए प्लीज़। हाँ जी, पैगाम मेरा इसमें यह है कि देखें, सारी दुनिया ने जो मीज़ल्स के केसेस, रुबेला के केसेस कम किए ना, उसमें 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बाकी जो बीमारियाँ भी हैं, जो जिनको हम कहते हैं वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़, सबसे पहले तो जो EPA का एक शेड्यूल चलता है ना, जो रूटीन का, जिनको फांसी टीके कहते हैं, वो मेहरबानी करके सारे लोग कंप्लीट कराएं, क्योंकि जब वो कंप्लीट अगर हो जाएंगे ना, तो आप समझ लें कि 95% तो कौम वैसी बचत हो जाएगी इन बीमारियों से। सेकेंडली दूसरा काम यह है कि जब कभी किसी जगह पे इशू बनता है, एक बीमारी सर उठाती है, चाहे पोलियो है, चाहे वो खसरा है, चाहे रुबेला है, तो जब गवर्नमेंट कंपेन चलाती है तो उस कंपेन को में ज़रूर पार्टिसिपेट करें, क्योंकि वो कंपेन में देखो अरबों रुपया लग रहा होता है। डायरेक्ट अवाम की जेब से तो नहीं जा रहा होता, लेकिन जो गवर्नमेंट का पैसा होता है वो भी अवाम का ही पैसा होता है, तो अरबों रुपया लग रहा होता है। अगर आप उस कंपेन में हिस्सा नहीं लेंगे, कंपेन को फेल करा देंगे, तो वो सारा बिलियंस ऑफ रुपीज़ कौम के ज़ाया होंगे और बच्चा आपका बीमार होगा। और आपका जिस घर का बच्चा बीमार होता है, अगर उस घर में 8 या 6 या 4 फैमिली मेम्बर्स हैं और उस बच्चे को क्रॉनिक इलनेस हो जाए, तो आप समझ लें कि तमाम उम्र का, आने वाली सारी ज़िंदगी के लिए, पूरी फैमिली के लिए एक अलमिया है। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू, आपने वक्त निकाला। चलें व्यूअर्स, आपको टीज़र दे देती हूँ कि नेक्स्ट टाइम डॉक्टर साहब जब हमारे साथ होंगे तो हम जंक फूड और ये जो बच्चों का कद नहीं निकल रहा, जिसके बारे में आप लोग बार बार मैसेज करते हैं कि हमारे बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा, हमारे बच्चे का कद नहीं निकल रहा, या बच्चे का वेट बहुत बढ़ रहा है लेकिन उसकी हाइट नहीं निकल रही, इन सब चीज़ों से रिलेटेड डॉक्टर साहब ने वादा किया है कि हमें गाइडेंस देंगे, क्योंकि ये वो शख्स हैं कि जिनके पास इमरजेंसी में जब बच्चे आते हैं ना, और इनको एहसास होता है कि यार ये जिस चीज़ के लिए ये बच्चा आया है, ये बड़े आराम से, बड़े ही तरीके से चीज़ मैनेज हो जाती, तो बड़ा दुख होता है। जो चीज़ हम घर पे मैनेज कर सकते हैं सिंपल एहतियात करके और फिर डॉक्टर के गाइडेंस से, तो उस मौके का वेट ना किया करें जहाँ पे बच्चे की अल्लाह माफ़ी दे तो बस इस्तग़फ़ार जान जाने को। तो फिर से आपको एक रिमाइंडर दूंगी व्यूअर्स कि गवर्नमेंट ने खसरा और रुबेला कैंपेन जारी की है 17 नवंबर से लेके 29 नवंबर तक। यूनिसेफ और गवर्नमेंट का ये एक जॉइंट वेंचर है। 6 माह से लेके 5 साल की उम्र तक बच्चों को डिफरेंट सेंटर्स पे जाके ये इंजेक्शंस लगवाए जा सकते हैं। आप अपने करीबी इलाकाई सेंटर का पता करें और जाके इंजेक्शंस लगवाएं और अपने आप को भी सेफ़ करें और अपने बच्चों को भी सेफ़ करें, क्योंकि आपके बच्चे सेफ़ होंगे तो आप भी सेफ़ होंगे, क्योंकि बहुत सी बीमारियां बच्चे घर लेके आते हैं। और छोटी सी अब हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, अपनी ज़मीन कैसे ख़रीदनी है ये तो मैंने आपके साथ शेयर किया, लेकिन अपना घर कैसे बनाएं मुनासिब अमाउंट में, मुनासिब फाइनेंसेस के अंदर, ये हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ दो बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटीज़ हैं जो अब हमें बताएंगे हम अपना घर कैसे बनाएं। शुरू में हमने बात की कि ज़मीन कैसे लेनी है। अब ज़मीन तक की बात तो जितनी मैं समझा सकती थी मैंने समझाई, या आपके पास अबाउजाद की लैंड आया है या वटेवर, ज़मीन तक बात डन हो गई। अब उसके बाद क्या करना है? बहुत से लोग इसी इंतज़ार में होते हैं कि कोई हमें गाइड करेगा तो हम घर बनाने की तरफ जाएंगे, और उम्र 70 या 80 साल हो जाती है और उस वक्त तक वो टाइम ही निकल चुका होता है घर बनाने का। आज हमारे साथ एहसन जहांगीर हैं। इनका 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है रेजिडेंशियल, कमर्शियल एंड इंस्टीट्यूशन प्रोजेक्ट्स का। आर्किटेक्ट हैं बाय प्रोफेशन। अस्सलाम वालेकुम एहसन। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इनविटेशन का आज का। और हमारे साथ हैं तो इंटीरियर स्टाइलिस्ट, लेकिन लगती तो सुपर मॉडल हैं, और होना भी इनको सुपर मॉडल ही चाहिए था। तो मैं अगर होती, वो जो कहते हैं ना कि अगर मैं कास्टिंग डायरेक्टर होती तो फ़ौरन कहती मैम आप फिल्म में काम करेंगे, आप हमारी अगली हीरोइन हैं। तो हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हसीन इंटीरियर स्टाइलिस्ट, और काम भी देखें ना खूबसूरती वाला, सादिया वहीद है। अस्सलाम वालेकुम सादिया। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, बहुत शुक्रिया बुलाने का, थैंक यू। घर हर इंसान का ख्वाब होता है। लोग अक्सर कहते हैं हर लड़की का ख्वाब होता है उसका अपना घर हो। एक्चुअली हर मर्द, औरत, ट्रांसजेंडर, बच्चे, बड़े बुजुर्ग, हर किसी का घर ख्वाब होता है। जी बिल्कुल। बच्चे को भी अगर कहो ना कि ये क्या किया, मेरा अपना घर होगा ना तो मैं बताऊंगा, उस उम्र पे भी एहसास होता है कि अपना घर क्या होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अक्सर लोग ज़मीन नहीं खरीद पाते, और अगर ज़मीन मिल जाए या ख़रीद भी ली तो उसके आगे समझ नहीं आती कि ऐसा क्या करना चाहिए। प्लीज़ गाइड करें। जी देखें, जैसे हर प्रोफेशनल अवेलेबल होता है इंडस्ट्री में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप थोड़े से भी बीमार हो गए हैं तो यू शुड गो टू अ प्रॉपर डॉक्टर और प्रॉपर प्रोफेशनल। तो सबसे पहले तो ये है कि आप उस चीज़ के लिए एक प्रॉपर प्रोफेशनल के पास जाएं जो कि आपको उस इंडस्ट्री और उस चीज़ के बारे में बेहतर आपको प्रोफेशनल मशवरा दे सके। एक्चुअली बीमार होता है बंदा, हमारे एक ये सैड बात है हमारे मुल्क की कि बंदा जब तक तो बस सफ़र मरने वाला नहीं होता ना डॉक्टर के पास भी नहीं जाता। जी। और किसी को ये नहीं समझ आती कि कौन है एक्सपर्ट घर बनाने के एरिया में। 90% ऑफ द टाइम, सादिया जी आप भी जानते हैं, आपको टकरता कॉन्ट्रैक्टर ही है। बिल्कुल हमारा घर ना फलां बंदे ने बनाया था, बिल्कुल तुसी उहदे नाल गल कर लो। बिल्कुल। आपकी क्या राय है बीइंग एन इंटीरियर स्टाइलिस्ट, क्योंकि आई एम श्योर आपके पास ऐसे भी घर आते होंगे जहाँ पे आप कहती होंगी ये क्या सोच के बनाया था और अब मैं इसका क्या करूँ। बिल्कुल। सो राइट पर्सन कौन है टू कॉन्टैक्ट? जो मेरा काम बनता है ना, बेसिकली ये एक ट्रायंगल समझें। सबसे ऊपर ट्रायंगल में आर्किटेक्ट आते हैं, ठीक है, दरमियान में इंटीरियर डिज़ाइनर आता है, और नीचे वाले ट्रायंगल के पार्ट में इंटीरियर स्टाइलिस्ट में आ जाती हूँ। मेरा जो काम बनता है, जब घर बन गया आर्किटेक्ट ने बनाया है, इंटीरियर डिज़ाइनर ने उसमें सीलिंग्स बना ली, वॉल्स बना ली, टाइल्स लगा दी, बाथरूम वैनिटी सारी फिनिश कर ली, उसके बाद फर्नीचर का टाइम आ गया। उस टाइम पे आप मुझे बुला लेते हैं। मेरा काम है आपके घर, एग्जिस्टिंग घर को भी, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जी हमने तो घर बना लिया, अभी हमने इसको क्या करना है, 10 साल है पुराना फर्नीचर, आपने यही यूज़ करना है, हमने इसको दोबारा खूबसूरत बनाना है। बट मैं एक बात बताऊँ सादिया जी, हम जब छोटे होते थे ना तो हमेशा एक बात कही जाती थी घरों में कि ये जो नए नए अमीर होते हैं ना, ये घर बनाते हैं तो सारा नया फर्नीचर उसमें डाल देते हैं। जो ख़ानदानी लोग होते हैं वो अपने खानदान के ही फर्नीचर, बिकॉज देखिए कुछ लोगों के पास ऐसे पीस भी होते हैं जो 60-60 साल पुराने होते हैं, 100-100 साल पुराने होते हैं। नानी के घर का डाइनिंग टेबल, अब ऑब्वियसली वो ओल्ड स्कूल है लेकिन उसकी एक वैल्यू तो है। जी बिल्कुल। मेरा यही काम है कि आपके पुराने काम को भी मैं नया कर सकती हूँ। एक डिमांड होता है, जो भी हमारे क्लाइंट्स की डिमांड है। अभी मेरे पास 2 घर हैं, एक एयरबीएनबी मैंने अभी स्टाइल किया है, जो फर्नीचर था मैंने उसी को यूज़ करके उसको इन्हांस करना था, और एक मेरा गुलबर्ग में भी प्रोजेक्ट है, उनका जो फर्नीचर है सादिया यही है, जो चीज़ें यही हैं, आप इसको कैसे खूबसूरत बना सकती हैं। तो मेरा यही काम है टू मेक योर प्लेस ब्यूटिफुल। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसको मैंने खूबसूरत कैसे बनाना है, इसको वार्म कैसे बनाना है। दैट्स माय जॉब। अमेजिंग कि हाउस की जगह होम लगे। यस दैट्स माय, वही तो फ़र्क है कि मतलब रहें तो सुकून से रहें। आर्किटेक्ट के पास अब कोई, जैसे कि मैं आती हूँ आपके पास, ऐसे मेरे पास ना 5 मरले ज़मीन है। जी जी। मैं उस 5 मरले ज़मीन पे ना घर खड़ा करना चाह रही हूँ। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। एक तो यही नहीं समझ आती ना कि सिरा कहाँ से पकड़ें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। पहले सीमेंट खरीदनी है, आप सब
मुझे जीरो से बताएं, बिल्कुल कोरा बंदा आपके पास आया, ज़मीन है बस। सबसे पहले आप ये नहीं होता कि एक तो कस्टमाइज्ड आपको उसके साथ बैठ के क्लाइंट के साथ ट्राई टू अंडरस्टैंड देम कि आप उनकी फ्रीक्वेंसी समझते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। और कई दफ़ा क्लाइंट्स को ख़ुद अपनी रिक्वायरमेंट का नहीं पता होता, तो हम डिस्कस करते ये हैं कि उनके साथ उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी डिस्कस करते हैं, उनके पूछते हैं उनके घर के, वो घर किस टाइम जाते हैं, उनको क्या चीज़ पसंद है। तो बहुत सारी चीज़ें हमें क्लियर होना शुरू हो जाती हैं। फिर उसके बाद हम उनसे उनकी रिक्वायरमेंट्स दरियाफ़्त करते हैं। रिक्वायरमेंट्स दरियाफ़्त करने के बाद उनसे बजटरी कंसर्न्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद वी डेवलप अ कंप्लीट केस ऑफ द क्लाइंट एंड देन वी प्रपोज द राइट सोल्यूशन फॉर इट। अब उसके अंदर हमें जब बजटरी कंसर्न्स की बात करते हैं तो कई दफ़ा क्लाइंट को हम क्लियर, ट्रांसपेरेंसी इज़ द की। आप उसको क्लाइंट को पहले दिन बताएं कि दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन राइट नाउ। एक्चुअली यही तो ज़्यादती होती है, इसीलिए जब तक इंटीरियर स्टाइलिस्ट या इंटीरियर डेकोरेटर के पास भी बात पहुंचती है, इंटीरियर डिज़ाइनर के पास भी बात पहुंचती है, तब तक क्लाइंट के पास एक धेला नहीं होता। बिकॉज आई एम सॉरी, आर्किटेक्ट ने, या अगर कोई बंदा कॉन्ट्रैक्टर से, और ये भी मैंने आपसे भी जानना है कि कॉन्ट्रैक्टर और आर्किटेक्ट से बनवाने में फ़र्क क्या है, क्योंकि लोगों को फ़र्क नहीं पता, बहुत फ़र्क है। सो मैंने उस पर बात करनी है। लेकिन बात यह है कि लोग जब तक पहले आपको कोट मिलता है कि जी ये हम आपका 50 लाख में खड़ा कर देंगे, उसके बाद जी वो कीमत बढ़ गई है, आपको कितनी फेवरेट लाइन है लोगों की कि जी वो मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई है, अच्छा जी 50 लाख से 55 लाख पे गई बात। जब तक घर मुकम्मल हुआ कॉस्ट करोड़ हो गई तो अगले की तो कमर टूट गई। फिर लोग जेवर बेच रहे होते हैं और 70 और चीज़ें कर रहे होते हैं कि किसी तरह हमारा काम बन जाए। जी बिल्कुल ऐसे ही है। एक तो जो ट्रायंगल की बात हुई कि ट्रायंगल आर्किटेक्ट एट द पीक ऑफ द ट्रायंगल, वो इसलिए ज़रूर होता है, लेकिन उसने ये होता है कि उसको एंड तक जो कनेक्शन जाना होता है वो पता हो कि राइट एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट वो कौन स्टाइलिस्ट है, ताकि आपकी कोऑर्डिनेशन तो स्टार्ट है ना उनके साथ और उनका विजन पता लगे। और आप बजटरी कंसर्न्स के ऊपर बात करते हैं। देखें कॉस्ट हम जिस इकोनॉमी के अंदर बैठे हुए हैं उसके अंदर हम ये तो नहीं कह सकते कि हम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट करटेल कर सकते हैं। इन्फ्लेशन है 5% 10%, जितनी भी ईयरली इन्फ्लेशन जारी होती है, तो हम उसको मद्देनज़र रखते हुए क्लाइंट को जब हम कोट करते हैं तो हम इस तरह करते हैं कि दिस इज़ फॉर एग्जांपल दिस इज़ 50 लाख रुपीज़ प्रोजेक्ट, और बाय द एंड ऑफ द 6 months ऑफ दिस प्रोजेक्ट दिस माइट गो अप टू 52 लाख और 53 लाख रुपीज़, ताकि हम उसको एक दफ़ा क्लियर कर दें, क्योंकि इन्फ्लेशन तो हो रही होती है। और बात ये कि अगर आपको पहले से बता दें जी तो एक वो बेहतर अमल होता है। बिल्कुल। और कई दफ़ा क्योंकि पीपल लोग एक उस पर अड़ जाते हैं एक अमाउंट पे, तो आप ये कह दें कि जी इतने से इतने ये रेंज है, हम इसको नहीं टपेंगे, जैसे हम 55 को नहीं टपेंगे। जी बिल्कुल। जब कहते हैं ना कि 50 है लेकिन कुछ ज्यादा हो सकता है, तो जब वो 50 से 70 पे जाते हैं, हमने तो आपको कहा था कि कुछ ज्यादा हो सकता है। इसी ये चालाकियां फिर इंसान को पुट ऑफ कर देती हैं। बिल्कुल ऐसे। और इसके अंदर भी अगर इन्फ्लेशन किसी एक सेक्टर में हो भी जाती है, फॉर एग्जांपल स्टील के अंदर इन्फ्लेशन हो जाती है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने फिनिशिंग मटेरियल टाइलिंग में कोई फिक्स प्राइस ली हुई है तो आप उसको ऑप्टिमाइज़ ना कर सकें। आप उसकी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन किसी भी टाइम कर सकते हैं। मसलन अगर एक सेक्शन के ऊपर आपकी ज़्यादा प्राइसिंग लग गई है तो यू कैन, इफ़ यू आर अ गुड डिज़ाइनर, यू कैन इफेक्टिवली रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द अदर मटेरियल्स विदाउट सेक्रीफाइसिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ द हाउस। इंटीरियर डिज़ाइनर, इंटीरियर स्टाइलिस्ट को किस स्टेज पे इंगेज करना चाहिए? इसलिए पूछ रही हूँ कि इस वक्त लोग देख रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि उनको गाइडेंस भी मिले, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको कहा शुरू करने से पहले लैंडस्केपिंग यानी कि पौधे शौधे ये वो, और अंदर का डिज़ाइनिंग का काम सारा फर्नीचर से लेके इंटीरियर्स की फिक्सचर्स वगैरह का, वो बिल्कुल एंड टाइम पे मौके पे हो रहा होता है और उस वक्त एक हाबड़ा मचा हुआ होता है। बिल्कुल ऐसे। सो मैम, जोगन आजकल लोगों को बहुत अवेयरनेस आ गई है। आजकल मुझे लोग कांटेक्ट कर रहे हैं ग्रे स्ट्रक्चर में कि अभी हमारा ग्रे स्टार्ट हो गया है, और हमने जब लोगों को पता चल गया है कि हमने जब पैसे लगाने हैं, हमने फर्नीचर लेना है, ये सारी चीज़ें लगेंगी, अभी लोग मुझे इंगेज करें कि आप प्लीज़ मैम हमारे साथ अब इंगेज हो जाएं। जो हमने टाइल सिलेक्शन करनी है, कलर कौन सा होगा, हमने जो दीवारों पे कलर लगाना है वो कौन सा होगा, आप हमारे साथ अभी से इंटीरियर सिर्फ फर्नीचर नहीं है व्यूअर्स, एक मूड है, एक मूड है, उसके अंदर वो चीज़ें भी आ जाती हैं। ऑब्वियसली आर्किटेक्ट तो आपको बड़ी अच्छी सजेशन देगा। बहुत से आर्किटेक्ट्स एक वक्त में इंटीरियर डिज़ाइनर वाला भी काम कर रहे होते थे, बिल्कुल, कि भाई ये वाला इसके साथ ये वाला। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ व्यूअर्स, जस्ट सो यू नो, ये चीज़ें तो पड़ी हुई हैं, राइट, ये खरीदी हुई है डेकोरेटिव, लेकिन एक पेंट है यहाँ पे हुआ,
ये एक लाइट यहाँ पे लगी हुई है, ये डिटेलिंग हुई हुई है, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। ये आर्किटेक्ट वाला काम नहीं है। आप उनको सिर्फ ये बताएंगे कि जी हमें इस स्पेस में कुछ इस टाइप की चीज बनानी है, फीचर वॉल बनानी है। काम इंटीरियर डिजाइनर का है, राइट के रॉन्ग? जी, और अगर वो टाइमली इंगेज्ड होंगे, जैसे आप अगर टाइमली इंगेज्ड होंगी मैम, तो आप इनको कह सकती हैं कि जी मुझे 4 बाय 8 फुट की जगह चाहिए, 2 बाय 3 की नहीं। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। इट्स अ कोलैबोरेटिव हो जाएगी तो चीज़ सबसे खूबसूरत बनेगी। एग्जैक्टली, ओके। अच्छा, मैं कॉन्ट्रैक्टर एंड आर्किटेक्ट, थोड़ा सा मैं इसके अंदर एक चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ जो कि मैं पहले नहीं ऐड कर सका, कि कई दफ़ा जब क्लाइंट्स के पास कॉस्ट कम होती है और हम इनिशियली कॉस्ट उनको बताते हैं, तो वो घर तो बनाना चाहते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास फिक्स नंबर ऑफ़ प्राइस होगी ही उतनी तो आप घर शुरू कर सकते हैं। हम फिर क्लाइंट को इस तरह भी मदद करते हैं कि हम उनको उनके घर को फेजिंग में डिवाइड कर देते हैं कि भाई you can do this amount, you can do one floor, you can do the wet work, you can do the wet work of first floor, then you can do the exterior finishing and then you can do the interior finishing. So यहाँ व्यूअर्स को बताना इस चीज़ के लिए कि आपके पास जितना भी बजट हो, घबराने की ज़रूरत नहीं है। देयर आर मैनी सॉल्यूशंस टू इट। एग्जैक्टली, जैसे कि मैंने आपको कहा कि व्यूअर्स पैसे पड़े पड़े लग जाते हैं। मैं इतने लोगों को जानती हूँ जिन्होंने इस चीज़ के पैसे सेव किए। जी बिल्कुल। वो एक चीज़ लटकी या वो नहीं होती भी नज़र आई तो उन्होंने या तो किसी और जगह से निकाल लिए। द पॉइंट इज़, जैसे कि मैंने तो यही देखा है हमेशा ऐसा कि जब आप घर बनाना शुरू करते हो ना, आप, मेरे पास सिर्फ ग्रे स्ट्रक्चर के पैसे थे। जी, ऐसे ही होता है। 15,000 स्क्वायर फीट का घर है मेरा, 15,000 जी कवर्ड एरिया। ग्रे स्ट्रक्चर के भी नहीं पूरे हो रहे थे, मैंने शुरू कर दिया। अल्लाह का कोई खास करम हुआ। आई थिंक अल्लाह मियाँ भी चाहते हैं कि सबका अपना ही घर हो। जी बिल्कुल। और इस वजह से जब आप एक दफ़ा शुरू कर देते हो तो हो जाता है। बस इसमें ख्याल इस चीज़ का रखना होता है कि आप जो फेज़ कर रहे हैं उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, वो फेज़ कंप्लीट करें। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर डूइंग अ बेसमेंट, देन यू हैव टू डू अ बेसमेंट इन अ प्रॉपर वे। उसकी प्रॉपर वाटर प्रूफिंग हो, उसके ऊपर आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, आपने फेज़ में उसको डिवाइड कर लेना। इंटीरियर्स में फिर कैसे ये चीज़ वर्क करती है? देखें, लोग सारे पैसे घर पे लगा देते हैं। कुछ तो कहते हैं कि वही वाला फर्नीचर यूज़ कर लें क्योंकि एक ट्रेडिशनल चीज़ होती है। कुछ लोग कहते हैं कि जी नहीं है हमारे पास पैसे। फिर ब्रांड न्यू घर के अंदर जब एंटर हो तो लगता है कि जैसे आप पुराने ज़माने के किसी उसमें आ गए। बिल्कुल। सो इसका क्या प्रोसेस है? इसका प्रोसेस यही है, इंटीरियर स्टाइलिस्ट का काम है लेयरिंग। जो फर्नीचर पड़ा हुआ होता है ना, जितना मर्ज़ी आप एक्सपेंसिव फर्नीचर ले लें, आप जितना मर्ज़ी एक्सपेंसिव वाजेस ले लें, उसकी प्लेसमेंट होती है और उसके बाद लेयरिंग होती है। देयर इज़ अ मेथड टू द मैडनेस, जिसे हम कहते हैं ना। हर चीज़ की एक, जब आप खाना भी बनाते हैं उसकी एक रेसिपी होती है। इसी तरह इंटीरियर स्टाइलिंग को भी जब आप कुछ जगहों पे जाएंगी तो आप कहेंगे कितने खूबसूरत घर किसी ने सेट किया है। कुछ जगह पे आप जाएंगे, जैसे आपकी कुछ हम देख भी रहे हैं कुछ आपकी स्टाइलिंग की चीज़ें। आप देखें, ये पिछली तस्वीर की तरफ जाएं प्लीज़ बॉस, बिकॉज मैंने एक स्पेसिफिक बात। अब देखें, ये कोई बहुत बड़े साइज का कमरा नहीं है व्यूअर्स। ये फ्लैट है, 2 बेडरूम फ्लैट है। ये 2 बेडरूम का फ्लैट है। छोटी सी इसके अंदर स्पेस थी बेसिकली एक सोफे की, क्योंकि आप पोजीशनिंग देखिए उन्होंने, अब जिसने भी बनाया उसको ये सोच के नहीं बनाया कि आपने सोफा पहले दूसरी तरफ रखने हैं, किधर करने। सोफा दूसरी तरफ था। तो ये मेरे क्लाइंट के पास था फ्लैट, तकरीबन 3 years से इट वाजंट गेटिंग सोल्ड। तो इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि आप इसको, बाहर के मुल्कों में हम क्या करते हैं कि हम इसको स्टेज करके सेल करते हैं। क्योंकि जान वही है ना, आप एंटर होते हो और आप देखते हो कि ये तो इस तरह 2 हैं, एक दीवार है, इधर मैंने अगर सोफा रख दिया तो टीवी कहाँ जाएगा जी, अगर मैंने इधर टीवी लगा दिया तो सोफा कहाँ जाएगा। तो जब तक लोगों को विजुअल नहीं मिलता आपको समझ ही नहीं आती। अब यही तो प्रॉब्लम है, जब मैं जाती हूँ ना स्पेस में तो मुझे समझ आ जाती है मैंने करना क्या है। अब क्लाइंट को ये चीज़ समझानी कि जो मेरे दिमाग में आ गया विजुअल, उसको क्रिएट करके दिखाना। अब ये देखें कितनी खूबसूरत और बड़ी जगह है। यहाँ पे अगर आप 2 सीटर 3 सीटर रखते थे तो ये इतनी बोरिंग लगनी थी जगह। आपने इतना खूबसूरत सा इसका मतलब ये सर्कुलर सा सोफा बनाया और उसके पीछे आपने जो स्पेस रखी उसको भी आपने वेस्ट नहीं किया। उधर आपने लाइट रख दी और आप पौधा भी रख सकते हैं। एक तरफ पौधा है, दूसरी तरफ है। यस, वेरी गुड। आपके अंदर इंटीरियर स्टाइलिस्ट है? बिल्कुल भी नहीं। इतनी गलतियां कर चुकी हूँ अपने घरों के अंदर कि ये गलतियों से सीख के बैठी हुई हूँ। इसीलिए तो बार बार शो पे हम कोशिश करते हैं कि हम इसके बारे में बात करें। करें। अच्छा, आपके पास कोई आता है और कहता है जी मेरे पास तो पैसे ही नहीं है,
फिर ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकती। नहीं बट यू नो व्हाट आई मीन ना, यू नो व्हाट आई मीन, कोई आता है कि जी जैसे कि अगर नॉर्मली लोग 40 लाख का बजट रखते हैं, अब एक बंदा है उसके पास नहीं है 40 क्योंकि ऑनेस्टली मैं सदर भी जाती हूँ, मैं लंडा भी जाती हूँ, मैं आई ट्राई टू गो इन टू एवरीबॉडीज बजट। मेरा ये नहीं होता, जैसा बजट होता है मेरी कोशिश होती है मैं कम से कम सेकंड यानी हैंड कि कोई आपके फर्नीचर। पास ये भी आके कह सकता है, Yes. जिस तरह उन्होंने फेजेस की मैं बात करती की, हूँ। तो कोई आपको कहे कि जी मेरे पास इतने पैसे हैं, Yes. तो फिर 2 कमरे करा लो अच्छे, Yes, yes. ना कि 6 कमरे फजूल कराओ जैसे कि आपने बात की। जी बिल्कुल बात ऐसे। एक ही है। एक क्लाइंट है, दे आर डूइंग, उनका 10 मरले का घर है, उन्होंने कहा सादिया हम आपको मंथली करते रहेंगे चाहे हमें 10 महीने लगे, तो हम उनका फेजेस में घर कर रहे हैं ताकि Okay. वो एक ही टाइम पे हो और वो बहुत अच्छा हो। तो इस तरह भी हो सकता है कि आप जस्ट सेव अप योर मनी ना, जब आपने एक चीज़ अच्छी बनानी है तो फिर आप उसको थोड़ा थोड़ा, और मैं बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बजट, मुझे पता है एवरीबॉडी हैज़ अ बजट कंस्ट्रेंट, बहुत महंगाई हो गई है, तो मेरी कोशिश होती है कि आप कम से कम बजट में आपका घर जितना खूबसूरत बना सकूं, मेरी कोशिश यही होती है बजट में। कॉन्ट्रैक्टर और आर्किटेक्ट में फर्क, जी सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है। देखें, आपने सवाल पूछा कॉन्ट्रैक्टर को उर्दू में क्या कहते हैं? ठेकेदार। ठेकेदार। हाँ जी। ठेकेदार, मैं मायने- बार बार कॉन्ट्रैक्टर कह रही हूँ, मैंने कहा आधे लोगों को समझ ही नहीं आनी। ठेकेदार। ठेकेदार और एक प्रोफेशनल आर्किटेक्ट में फ़र्क क्या है सर? जी देखें, एक चीज़ को समझना पड़ेगा कि जब हम ठेकेदार या कॉन्ट्रैक्टर की बात करते हैं तो ही इज़ और शी इज़ कमिंग फ्रॉम अ इंजीनियरिंग साइड ऑफ द इंडस्ट्री। हम बात कर रहे हैं डिज़ाइन, प्लानिंग, फेजिंग, वो सारी चीज़ें जो कि हम प्रोफेशनली लर्न करते हैं, प्रोफेशन में एक्सपीरियंस करते हैं, लोगों के साथ बात करते हैं। एक चीज़ सिर्फ आप फाउंडेशन बना देना या ईंट रख देना इज़ नॉट इनफ। आपने ईंट किस रुख में रखनी है, किस डायरेक्शन में रखनी है, वहाँ से उस कमरे में कितनी रोशनी की मिकदार आनी चाहिए, कितना हवादार होना चाहिए। जी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर ऐसे होते हैं जो विद द पैसेज ऑफ टाइम कंस्ट्रक्शन करने के बाद वो सीख लेते हैं। हाँ लेकिन वही वाली बात है ना, फिर पैसे बचाने के लिए पंगे। देखिए एक बात मैं आपको हमेशा बताऊंगी, कहूँगी व्यूअर्स, मैंने कभी आर्किटेक्ट के बने हुए घर में ये नहीं सुना कि उसकी पाइपें फट गई। प्रॉपर प्रोफेशनल आर्किटेक्ट, अब नीम हकीम ने के कॉन्ट्रैक्ट वो मतलब पहले कॉन्ट्रैक्टर थे तो अब वो आर्किटेक्ट अपने आप को, मैं बात कर रही हूँ ट्रेंड आर्किटेक्ट, वो कभी भी आपके ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर जो मेजर भंड कॉन्ट्रैक्टर्स करते हैं वो होने नहीं देते। सीमेंट हमेशा सबसे बेहतरीन यूज़ करेंगे, सरिया बेहतरीन यूज़ करेंगे, वो सारी चीज़ें बेहतरीन यूज़ करेंगे जो आपके घर की बेस बनती हैं। और QC भी करते हैं, हम क्वालिटी कंट्रोल करते हैं। अगर हम जब कोई प्रोजेक्ट पे ऊपर जा रहे हैं, हमारा जब एक एंगेजमेंट होती है विद द क्लाइंट, वो अगर हम उनको बाकायदा स्पेसिफिकेशन बुक देते हैं कि भाई आपने ये प्रोडक्ट्स यूज़ करनी है, कोई एक प्रोडक्ट नहीं। फॉर एग्जांपल देयर आर वेरी गुड ब्रांड्स ऑफ सीमेंट्स, तो हम उनको 4-5 ब्रांड बताते हैं कि भाई आपने ये लगाना है। और अगर अगेन बाय गिविंग दोज स्पेसिफिकेशन और कॉन्ट्रैक्टर वो यूज़ नहीं कर रहा रिकमेंडेड ब्रांड, और वो कोई थर्ड पार्टी कोई अननोन ब्रांड लेकर आ रहा है और वो यूज़ कर रहा है सब स्टैंडर्ड, तो हम बाकायदा वी आर रिस्पॉन्सिबल टू टेल दिस टू द क्लाइंट एंड वी कैन हॉल्ट द कंस्ट्रक्शन और ऑफ उससे बड़ी बात यह है कि आप लोग क्योंकि वो आपका प्रोजेक्ट और जाके चेक करते हैं। जी व्यूअर्स, अक्सर इंसान सारी चीज़ें कर रहा होता है, आप साइट पे भी जा रहे होते हैं लेकिन आपकी नज़र नहीं पड़ती सीमेंट के थैले पे। जी बिल्कुल। यही तो डिफरेंस है आर्किटेक्ट और उसमें। पाइप कौन सी डाल रही है, आपको क्या पता कि कौन सी पाइप है किस कंपनी की पड़ी हुई है। जो आर्किटेक्ट है वो एक नज़र डालेगा, कहेगा ये तो उस कंपनी की है ही नहीं जो मैं तुम्हें कहा था, लाओ मुझे दिखाओ ऑर्डर। बिल्कुल। सो अगर आपको घर बनाने फॉर एवर रहने के लिए या बेचने के लिए भी या इन्वेस्टमेंट के लिए भी, तो प्लीज़ इंगेज एन आर्किटेक्ट। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मैं किराए के घरों में भी व्यूअर्स रहती थी बिफोर आई मूव्ड इनटू माय ओन हाउस। अपने घर में भी भंड देखे, लोगों के घरों में भी भंड देखे। दीमक लगी हुई है घर के अंदर, मैंने किराए पे ले लिया घर, 3 महीने के बाद पूरे घर के अंदर दीमक, ज़मीन में से मिट्टी टाइप धूल निकल रही है क्योंकि उन्होंने अपेरेंटली वुड फ्लोर्स लगाए हुए हैं। मतलब व्यूअर्स क्या क्या मैंने चीज़ें नहीं देखी, मैं चाहती हूँ आप उससे ना गुजरें। मैम आपका मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? मैसेज मेरा यही है कि अभी आप लोग जब अपना घर बनाते हैं, जब आप इंटीरियर स्टाइलिंग करते हैं, तो ज़रूर आप किसी भी एक्सपर्ट से हेल्प ज़रूर लें क्योंकि आपने ख़र्चा तो करना ही करना है। तो जब आप करेंगे तो जस्ट आप करेक्ट तरीके से करें ताकि आपका घर फॉरएवर के लिए खूबसूरत 10-15 ईयर्स के लिए आपको उसको चेंज ना करना पड़े। थैंक यू। ऑसम। व्हाट अबाउट यू? जी अगेन रिपीटिंग द सेम थिंग कि जी डिज़ाइनर्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। सिर्फ डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं, उसकी फेजिंग के लिए, उसकी कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए, उसकी बजटरी कंसर्न्स के लिए, अच्छे मशवरे के लिए बेहतर तरीके से। और जब आप डिज़ाइनर या आर्किटेक्ट को हायर करते हैं
तो वो एक वन टाइम जॉब नहीं होती, जस्ट नॉट पेपर। ये हम जो प्रोफेशनल्स होते हैं, वी वांट टू टेक द प्रोजेक्ट एंड वी वांट टू डिलीवर द प्रोजेक्ट टू द क्लाइंट, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप डिज़ाइनर्स को इंगेज करें और एक अच्छी प्रोडक्ट हासिल करें जो कि आप डिज़र्व करते हैं। और इसके साथ ये एडिशन ज़रूर करूँगी कि व्यूअर्स देखें, आर्किटेक्ट के साथ आपका प्रॉपर प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट होता जी। है। अगर वो भंड मारते हैं तो आप इनको सू कर सकते हैं जी, और बिल्कुल। जो उन्होंने आपका नुकसान किया है वो कवर करेंगे। मुझे एक बात बताइए, मिस्त्री या तरखान या कॉन्ट्रैक्टर के पीछे आप क्या को भागेंगे? मेरे साथ यही हुआ। कॉन्ट्रैक्टर ने कुछ ऐसी चीज़ें की जिससे लिटरली मुझे 1.5 करोड़ का लॉन्ग टर्म नुकसान हुआ, क्योंकि 1.5 करोड़ मैं उसके मसले हल करने में खर्च कर चुकी हूँ। इसलिए व्यूअर्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरा दिल जलता है जब मैं सोचती हूँ। वही वाली बात ना, आर्किटेक्ट से डिज़ाइन वगैरह सब कुछ करा लिया, फिर उनको ऑन बोर्ड नहीं रखा, नहीं थी अक्ल, क्योंकि हर घर बार जानने वाला कह रहा था कि यार क्या हो गया है, इतना खर्चा क्यों करना है, पागल हो, वैसे ही तुम्हारे पास पैसे कम है। बस उस गलती को आज तक भुगत रही हूँ और इसीलिए ऑन एयर मानती हूँ व्यूअर्स, क्योंकि इंसान से ही गलती होती है। लेकिन अगर मैं मिसगाइडेड थी तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप मिसगाइड हो। हम सब मेहनत से पैसे कमाते हैं, रोज़ी रोटी कमाते हैं, हर कोई डिज़र्व करता है कि खुशहाल ज़िंदगी गुजारे, लेकिन स्टूपिड मिस्टेक्स नहीं करनी। और जिसके साथ भी डील करें प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट करें, और अगर आपके डिलीवरेबल्स आपको नहीं मिलते तो ज़रूर पहले गुफ्तगू करें, और अगर नहीं होता तो उसका लीगल एक्शन लें। लेकिन अगर रैंडमली हवा में चीज़ें करेंगे व्यूअर्स, तो फिर किसको पकड़ेंगे, किससे बात करेंगे? और बेचारा कॉन्ट्रैक्टर क्या को आपके 40 लाख या 50 लाख का नुकसान पूरा करेगा, वो भाग जाएगा, जैसे हमारे साथ हुआ। सो बी केयरफुल, बी वेरी वेरी केयरफुल। एंड आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इतनी सीरियस बातों के बाद भूख लग गई है, किचन में भी नज़र डाल लेती हूँ। जी शेफ अनम, जी आपका खाना काफ़ी देर से तैयार था, लेकिन मैं बड़ी एक्साइटेड हो गई घर के बारे में। सॉरी। टॉपिक ही मैंने आपको स्टार्ट में बोला था कि बहुत अच्छा था। तो हॉट गार्लिक चिकन रेडी हो गया, उसके साथ गार्लिक फ्राइड राइस है, कंप्लीट मील है, एंजॉय करें। थैंक यू सो मच। You're welcome. थैंक यू। और यहाँ पे व्यूअर्स आज का शो कंक्लूड करेंगे। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। हमारे साथ जो गेस्ट थे उनको स्पेशली अपनी दुआओं में याद रखिएगा। देखिए, ये वो लोग हैं जो हमें गाइडेंस देने के लिए, हमें हेल्प आउट करने के लिए स्पेशली अपने बिजी स्केड्यूल्स में से वक्त निकालते हैं, तो उनको भी ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा। थोड़ा बहुत मुझे भी याद रखिएगा और कल मिलते हैं। खुदा हाफिज़।